बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लाइव हम आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक़्त रक्षंदा नाज़ साहिबा ने जॉइन किया है मेरे साथ। काफ़ी दिन उनका बिज़ी रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिर भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सीख सकें, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को जान सकें। और सीखने का उनसे मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब भी वो अपना करियर प्लान करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके सामने कोई रोल मॉडल्स हों, ऐसे लोग हों कि जिनकी वो कहानियाँ सुने, उन्होंने जो चैलेंजेस अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं, उससे वो सीख सकें। फिर उनसे उन्होंने जो सबक सीखे हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़ उन्होंने जिस तरीके से अवेल किए हैं, वो इसी तरह के लोगों को सुनने के बाद जो है हमें लगता है कि हाँ, अब हम अपना करियर जो है वो प्लान कर सकते हैं। मैं जब इनके साथ अपना ये जो कन्वर्सेशन है, जब ये मैं प्लान कर रही थी, तो मैंने लोगों को बताया भी था कि जब मैं अपना करियर शुरू कर रही थी, तो मेरे वालिद ने जिन ख़वातीन से मुझे मिलाया था, तो एक मरियम बीबी थी जिनसे मैंने आप सबको मिलवाया है। आज ये मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत है, काफ़ी इनका नाम जाना-पहचाना है। मेरे ख़्याल में जब भी वुमेन राइट्स की बात होगी या ह्यूमन राइट्स की बात होगी, चिल्ड्रन राइट्स की बात होगी, तो जो रक्षंदा नाज़ का नाम है, वो कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो ये नाम नहीं जानते। जिन इदारों में इन्होंने काम किया है, उन इदारों को मैं समझती हूँ इनकी वजह से पहचान मिली, क्योंकि ये सूबा सरहद का मुझे नहीं लगता, पाकिस्तान तो खैर वो है, लेकिन सूबा सरहद का कोई ऐसा इलाका, सूबा सरहद उस ज़माने में था जब मैं अपना करियर शुरू कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पे ये गई नहीं होंगी। कोई ऐसा समाजी रहनुमा या इवन सियासी लोग नहीं होंगे जिनके साथ इनका वास्ता नहीं पड़ा होगा। इनका अच्छा खासा नाम है, लेकिन असर रसूख भी है। लोग इनकी बात इसलिए मानते हैं कि मैं समझती हूँ ये एक ब्रांड है, एक नाम है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इनके पास आऊँगी, इनसे बातें करूँगी। इनसे तो मेरी खुद भी बड़ी अच्छी-अच्छी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन उनको हम लोगों के साथ शरीक करते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ बात शुरू करती हूँ, और थोड़ा-सा आप बताएँ आज आपका दिन कैसे गुज़रा और कैसे मतलब ये है कि ताकि हम फिर अपनी गुफ्तगू जो है शुरू कर सकें, क्योंकि आप बहुत बिज़ी रही हैं आज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको। बिजी तो इसलिए रही ना कि आपको पता है कि कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, उनमें 4 एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अलावा उन्होंने सबको घर भेज दिया था। अच्छा, जब हम घर बैठे तो तब भी लोगों का शायद ख्याल था कि अब तो ये सरकारी लोग घर पे बैठ गए हैं। हाँ। तो ये नहीं कि मैं अब सरकार में आई हूं तो मैं सरकार को डिफेंड करी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस वक्त भी क्योंकि फोकस जैसे पुलिस का बहुत हद तक कोरोना की रोकथाम पे था, इंस्टीट्यूशंस जो थे वो उस तरह थे नहीं वर्किंग। तो क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं से नेट से नंबर निकल आता था, कहीं ना कहीं से राब्ते पे, चाहे मेरी फेसबुक थी या मेरा जो वो था क्या कहते हैं उसे मोबाइल था, उस पे मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ जाते थे। तो आप यकीन करें कि पहले जो 2 से 3 दिन थे उसमें मैंने 8 से 9 केसेस को मैंने फैसिलिटेट किया। तो लेकिन क्योंकि हमारी अपनी जो हेयरिंग्स थी वो तो हो नहीं सकती थी, तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो पाकिस्तान भर में जो प्रोटेक्शन फॉर वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट की जो एट द वर्क प्लेस के जो ओम्बड्स पर्सन है, 2019 यानी नवंबर 2019 से हमें एक और जुरिस्डिक्शन मिली है, वो वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 2019 के अंदर अगर कोई खवातीन जो है मैरिड हो, अनमैरिड हो, बाप की जायदाद हो, हस्बैंड की जायदाद हो, अपनी जायदाद हो, उसको लगे कि उससे उसकी जायदाद के हिस्से से उसको डिप्राइव किया जा रहा है, तो उसमें वो भी हमारे पास आ सकते हैं। तो हरासमेंट तो 1 जून को जब हमारा ऑफिस खुला, तो एक तो हमने वो जितने दोनों हमारी जुरिस्डिक्शन है ना, उनके केसेस को नए सिरे से नोटिस इशू करना, और जहां हमने नोटिस भेजे हुए थे वो भी तसल्ली से बैठे थे कि ऑफिस तो आगे बंद है। तो ये शुक्र है कि हमने पहले हफ्ते में तमाम के तमाम केसेस को हमने स्ट्रीमलाइन वापस
अपने जो है रोज का जो रोस्टर है उसमें डाल लिया, और बल्कि हमने थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज किया कि मंडे और ट्यूसडे जो है वो हरासमेंट से रिलेटेड केसेस की हियरिंग होगी, और वेंसडे और थर्सडे जो है वो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। लेकिन जो प्रॉपर्टी या हरासमेंट के जो केसेस हैं, जो नए लोग फाइल करने आते हैं, वो तो आपको किसी वक्त भी आ सकते हैं। आप हियरिंग नहीं कर रहे लेकिन आप उनको रिसीव कर सकते हैं। तो जैसे आज की जो सुबह हुई, आज की सुबह 3 केसेस थे, एक डीआई खान से, एक मर्दान से और एक करक से। ये 3 मुख्तलिफ खवातीन ने अपना केस फाइल किए। उसके अलावा हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल लेवल की। तो आज जितने गवर्नमेंट और गैर सरकारी जो तंजीमें थी, उन दोनों को की आज वो स्टीयरिंग कमेटी की पहले मीटिंग थी, फिर 2 बजे मरियम बाजी और बाकी जो लोग थे उनके साथ एक मीटिंग थी। आपको मेरी आवाज का भी अंदाजा हो रहा है। और फिर आपके पास क्योंकि जब खवातीन आती हैं ना, तो उनको पहली दफा जो केस फाइल करने आती है, उनको बड़ी मालूमात मर्दों को भी चाहिए होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ खवातीन को चाहिए होंगी, मर्द भी बहुत पूछते हैं। तो वो उस लिहाज से वो दिन जो था वो तकरीबन ऑफिस जो है वो खत्म होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड के एसओपी में 10 से 4 बजे रखा है, लेकिन क्योंकि चीजों को समेटते हुए करते कराते 5:30 हो ही गए आज के, इसलिए जरा दिन लंबा था। सही, थैंक यू सो मच। ये जो आपने आज के अपने एक दिन का खाका खींचा है, जब से मैं आपको जानती हूँ मैंने हमेशा आपको इसी ही काम में, इसी स्टाइल में काम करते हुए देखा। इदारे बदलते रहे, आप प्लेटफॉर्म बदलते रहे हैं, लेकिन आपका यही वो है। और इस पे हम आगे भी बात कर रहे हैं। ये जो आजकल आप जिस इदारे की सरबराह है, जहाँ पे आप जितना अहम काम अदा कर रही है, और फिर हमारे जैसे सूबे में इस काम के हवाले से जितनी ज़रूरत है उस पे हम बात करेंगे, लेकिन इस पे हम वापस आएंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के जो इदारे हैं, ख़ुसूसी तौर पर हमारे सूबे में, जहाँ पे ख़वातीन के इश्यूज़ को टैकल किया जाता है, वहाँ पे मैं समझती हूँ आप जैसे लोगों की मौजूदगी जो है वो ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि आप इस रीजन में आप पली बड़ी हैं, आपने तालीम हासिल की है, आपने यहाँ पे काम किया है, आपका लोगों के साथ, उनके घरों के साथ आपका एक रिश्ता और नाता है। लोग आपको ज़ाती तौर पर जानते हैं, ये नहीं कि आप किसी महकमे में लोगों का आपके साथ एक ज़ाती रिश्ता ताल्लुक है। तो ख़वातीन बहुत ईजी फील करती हैं निस्बतन अगर इस तरह के जो महकमे हैं जहाँ पे ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती की बात करते हैं, या आपने ये जो दूसरी अहम प्रॉपर्टी राइट्स की बात की है, इस तरह के मामलात में मर्दों से भी बहुत मुश्किल होता है बात करना, और फिर जो मर्द होते हैं उनको भी इवन इस इशू पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। आपका जो स्टाइल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, कि बहुत सारे मर्दों को भी इजी लगता है आपसे बात करना, और उन इश्यूज पे कि जिसपे नॉर्मली वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात नहीं करते। तो इस पे हम आएंगे, क्योंकि मैं आज भी जब आपका ये शेयर कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ ये तो हमें नहीं पता था। तो मैंने कहा था इसलिए तो इनके साथ हम इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियों को और ख़वातीन को इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, मसाइल उनका सामना होता है, उनको आज भी नहीं पता कि हमारे सूबे में कौन सा महकमा है, कौन है, और फिर उनको ये नहीं पता कि आप उस महकमे के सरबराह हैं, उस इदारे की, जहाँ पे आप ना टाइमिंग्स देखती हैं, ऑफिस हावर्स आप नहीं देखती, आप ये नहीं देखती कि आपका एरिया है कि नहीं, आप पहुंच जाती हैं और हर तरीके से फैसिलिटेट करती हैं। तो फिर लोगों को फायदा उठाना चाहिए। उस पे आने से पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा सा लोगों को पता चले, क्योंकि जब भी हम आपसे पूछते हैं आप हैं कहाँ से पाकिस्तान में, तो आप हर जगह रही हैं, आपको हर जगह ओन करता है। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि आपकी जो अर्ली जिंदगी थी एक्टिविस्ट बनने से पहले, वो कहाँ से थी, और फिर कैसे आपने पढ़ाई की और कहाँ पे आप आई, और एक्टिविस्ट बनने से पहले आपकी जो जिंदगी थी उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया इशात। मैं तो अमूमन कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान हूँ, क्योंकि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई, और वो भी एक कहानी है, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो दोनों एक तरह से उनको जायदाद के डिस्प्यूट की वजह से बचपन में उनको यतीमी देखनी पड़ी, और यतीमी के बाद अपनी जान एक तरह से बचा के जो अपने इलाके से वो निकले, तो वो दोनों जो थे
बाय चांस कजन तो थे, लेकिन वो कहीं कोयटा पहुंच गए। और मेरी वालदा मुझे बताया करती थी, कभी जब हम ये मोटरवे पे मैं जब ड्राइव कर रही होती थी अपनी वालदा के साथ, तो मुझे उनसे उनकी लाइफ के बारे में कहानियां सुनते हुए बहुत मजा आता था। मैं उनको बहुत, उनके लिए एक लिसनर भी थी। तो वो कहती हैं कि जब मेरी नानी जो है वो बोलान की पहाड़ियों में से उनकी ट्रेन क्रॉस हुई, तो वो रोने लगी और वो कहने लगी कि ये तो मैं बचपन से इन पहाड़ियों को अपने ख्वाब में देख रही हूँ। तो फिर मेरी नानी जो है वो वहीं पे दफन भी हुई, बलूचिस्तान में ही। और एक इंसिडेंट था कि वहां पे मेरी वालदा और मेरी नानी और मेरे वालिद की मुलाकात हुई। तो रिलेटिव तो थे, तो वो एक दूसरे को पहचान लिया। तो फिर एनी हाउ उसके बाद मेरी वालदा की मेरे वालिद के साथ शादी हुई। और शायद मेरे वालिद और मेरी वालदा की जो शादी थी, वो भी एक रीजन था कि मैं बचपन से कुछ चीजें घर में देख रही थी। मेरे वालिद ने मेरी वालदा को बहुत अच्छा रखा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप उसका कंपैरिजन करने लगते हैं आउटर वर्ल्ड के साथ। तो मेरी जो वालदा हैं वो उनकी जो जिंदगी मैंने अपने बचपन से देखी कि उनके पास नौकर चाकर थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता था क्योंकि हम बहन भाई थे। मेरे वालिद जो है वो 4 बजे कोयटा क्लब टेनिस खेलने जाते थे। उन्होंने काफी कप वगैरह भी वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसे, वो भी उन्होंने विन की वहाँ पे। जो चैंपियनशिप्स है कोयटा क्लब में आज भी उनकी तस्वीर मौजूद है। और फिर उसी कोयटा क्लब में रात को देर तक दोस्तों के साथ ब्रिज वगैरह खेलना। और ये, और हम अपने वालिद साहब को संडे के संडे देखा करते थे क्योंकि उस वक्त 2 छुट्टियां नहीं होती थी, तो हम सब छोटे होते थे। और वरना रोज हमारी रूटीन ये होती थी कि आप जब सुबह स्कूल जाने वाले होते थे तो मेरी वालदा कहती थी कि चुप करो, आपके वालिद ना जाग जाएं। तो खामोशी से हम सारे बच्चों को गाड़ी में डाल के स्कूल भेज दिया जाता था। तो ये जो एक्टिविस्ट का लोग पूछते हैं, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या मैं उस वक्त एक्टिविस्ट थी कि मैं वो कंपेयर कर रही होती थी। मैं वो कंपेयर कर रही होती थी कि अच्छा नहीं, कुछ कुछ मसला है। मुझे समझ नहीं आती थी, मैं बचपन से बड़ी ब्लंट भी थी, बड़ों के बीच में खड़े होकर कोई सवाल भी कर देती थी, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ मसला है। और वो मसला फिर मैंने बहुत जल्दी पकड़ लिया क्योंकि एक मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। और वो रीडिंग मैंने जो शुरू की, मैंने अपनी, मेरी अम्मी जो थी वो, उनका एक तरीकाकार था कि उन्होंने जैसे ही हम थोड़े बड़े होते थे तो ये बच्चों की दुनिया, नौनिहाल और इस तरह के बच्चों के जो मैगजीन थे वो हमारे लिए, वो खुद भी नावल उन्होंने काफी पढ़ती थी। उनको इन हालात में भी जब टाइम मिलता था तो वो रीडिंग जरूर करती थी। एक उनका का बड़ा शौक था वो क्या कहते हैं, निटिंग करना, और एक जो है वो रीडिंग करना। तो मेरी क्योंकि क्यूरोसिटी की हमेशा से थी कि मैं चीजों को जानूं, तो मेरे लिए बड़ा मशगला होता था कि मैंने घर आना और अम्मा से नजर बचा के उनका कोई मैगजीन या कोई चीज बाथरूम में ले जाके पढ़ना। अब वहां की दुनिया बहुत बड़ी थी, मेरा ज़हन बहुत छोटा, तो वो तब भी मुझे एक चीज जो समझ आ गई ना, वो ये आ गई कि जब मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया ना, तो मैंने घर में कहा कि मैंने तो ये जो FG का स्कूल है, कॉलेज है ना, इसमें मैंने नहीं जाना, मैंने बोर्डिंग पे जाना है, आपने मुझे भेजना है। वो फिर ऐसे हुआ कि अब घर वाले कहें सबसे घर का छोटा बच्चा और इसको घर से बोर्डिंग में कहाँ भेज दे। लेकिन ये मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा इस सेटअप से निकलूं तो मुझे कोई दुनिया और होगी। एनी हो, मतलब मेरे वालिद ने बड़ा फिर शुरू में तो रेजिस्ट किया, लेकिन मेरी हंगर स्ट्राइक के बाद मुझे एडमिशन मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज। तो मुझे लगता था कि पिंडी, क्योंकि जाहिर है हम एक ट्रेडिशनल सेटअप के में, हम वो लोग हैं जो अटक के उसमें रहते हैं कि जो ना KP में आते हैं ना पंजाब में आते हैं। तो उसमें मुझे लगता था कि ये
जो पिंडी इस्लामाबाद है, इसमें मुझे कुछ एयर मिलेगी, इतना अंदाजा, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया भी आ गया था। तो मैंने 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने किया, क्या कहते हैं उसे, पढ़ा। तो बीए के फाइनल में थी। तो फिर मुझे अब आपकी उस एज में आपको लगता है आपने बड़ा कमाल कर दिया। हाँ। जैसे मैट्रिक करते ही मैंने सोचा कि शायद मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ, तो मैंने अखबारें देखनी शुरू कर दी, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो ना, तो आप या बड़ी छलांगे लगाना शुरू कर देते हो ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर खैर अब्बा ने कहा कि जरा पढ़ाई आप कर ले थोड़ा सा, ये कोई बहुत ज्यादा तालीम नहीं हो गई। फिर बीए के वक्त भी यही हुआ, तो मैंने कहा कि वो मुझे तो जॉब मिल गई है। और इंटरेस्टिंगली जॉब भी कहाँ मिली उसकी मैं डिटेल नहीं बताऊंगी। हाँ तो लेकिन इतना था कि क्योंकि इब्ने सफी के नावल बड़े पढ़े हुए थे, इमरान सीरीज को बड़ा पढ़ा हुआ था, हाँ। जासूसी डाइजेस्ट, क्योंकि शुरू से चाहे वो इंग्लिश था चाहे उर्दू था, मुझे तो उसमें ये जो मिस्ट्री जो होती थी ना, स्टोरीज, उनकी बिल्कुल। वजह से मैंने कहा कि, और वो मैंने कुछ जॉब भी कुछ ऐसे ही ढूंढी कि जी मैंने तो इंटेलिजेंस में जाना है। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि देखो अभी तुम्हारी तालीम इतनी नहीं है कि तुम उधर जाके, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी किसी ऐसी जगह पे जाए कि जो वहां पे उसको, उसके लिए कोई एक जगह हो, एक बिल्कुल उसको, मैं चाहता हूं कि वो किसी के अंडर ना हो। आप सोचिए, बिल्कुल। एक दफा मैं कहती हूँ कि इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये मेरी वालिद हम्म। का ख्वाब था कि जब मैंने औरत बिल्कुल फाउंडेशन स्टार्ट की, तो मैं औरत फाउंडेशन की ऑफिस शुरू करने की वजह से हेड बनी। आप बिल्कुल। देखिए मेरी जिंदगी में जितने भी इंस्टीट्यूशन रहे ना, हाँ 5 बिल्कुल इंस्टीट्यूशन रहे, पांचों बिल्कुल। के पांचों इंस्टीट्यूशंस मैंने ना सिर्फ जी स्टार्ट किए बल्कि बिल्कुल हेड की पोजीशन से किए। तो मैं बिल्कुल। समझती हूँ कि ये जो माँ बाप का जिंदगी में रोल होता है, जैसे मेरी बिल्कुल माँ का बड़ा रोल था कि उन्होंने जिस तरह अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके, क्योंकि हम बहनें जो है, मेरी वालदा मेरे वालिद के खानदान में पहली, मेरी नानी के खानदान में खवातीन की तालीम थी, लेकिन मेरे अब्बा के खानदान में नहीं थी। तो मेरी वालदा पहली गो के बड़ी छोटी एज में थोड़ी तालीम के साथ आई थी, लेकिन कम से कम मेरी वालदा का खानदान में, क्योंकि वो मैगजीन पढ़ती थी, नॉवल पढ़ती थी, तो सबको पता था और स्कूल की शक्ल देखी हुई थी, तो वो सब कहते थे कि ये पढ़ी लिखी औरत है। फिर उसके बाद मेरी बड़ी बहनें, तो ये बेसिकली मेरी अर्ली जिंदगी जो है हाँ। वो इसी तरह की चीजों में, लेकिन लॉ के में आना जो था ये मेरा बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि मुझे, मैं चीजों को करती थी, मिसाल के तौर पे हम्म। सवाल में उठाती थी। मुझे याद है कि मैं मैट्रिक में थी और मैं बाहर खेल रही थी। हमारा घर एक पहाड़ के नीचे, बहुत कम, कोई मोहल्ले वाला घर नहीं था, जैसे आपके खुले खुले खेतों में घर होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं बाहर क्रिकेट खेल रही थी, तो मेरे जो भाई हैं उनके दोस्त आए और उन लड़कों में वाहिद मैं थी। तो मुझे उससे कहा तुम अंदर जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं क्यों अंदर जाऊं, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो मेरा भाई भी अंदर जाएगा, तुम उसको तो मना कर रहे और मुझे मना कर। तो बिल्कुल। ये अनकॉन्शियसली कुछ चीजें जो थी, जैसे हम्म। मैंने कहा कि वो बचपन से के पाँव पे खड़े होना है, क्वेश्चन करना है, बिल्कुल तो मुझे लगता है मैं बॉर्न एक्टिविस्ट थी। बिल्कुल। नहीं आप अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, जो आपको जानते हैं किसी न किसी हवाले से। तो मैं उनके साथ ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है उनको आज आपके बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता चल रही हो। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं जब भी आपको सुनती हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो मुझे पहले नहीं पता होती। तो आप पूरी एक, मैं समझती हूँ, एक एनसाइक्लोपीडिया है कि बंदा सुनता जाए। और दूसरा ये कि मैं अक्सर लोगों से बात अभी आजकल कर रही थी कि ये जो लॉकडाउन है, इसने हमें ये भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक दूसरे को सुने, और वो चीजें जो हम पहले कभी हमें टाइम नहीं मिला या हम एक भाग दौड़ में मसरूफ थे, तो उनको सुन लें। और फिर हम क्योंकि इसमें जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें हम रिलेट करते हैं। अब ये जो आप अपनी कहानी बता रही है, तो मैं धीर में अपने गाँव में अब अपने आप को आपके साथ रिलेट थोड़ा सा कर रही हूँ। क्योंकि मेरा ये था कि मेरा भाई नावल और डाइजेस्ट पढ़ता था। अब हमारे घर में तो ये था कि बहुत सारे इस्लामी लिटरेचर बहुत होता था, मेरे अब्बा का पता है। लेकिन मैं अपने भाई से वो जो नावल और डाइजेस्ट होते वो मैं छुपा के पढ़ती थी। उसमें ये होता था कि वो अक्सर किराए पे लेके आया होता था,
तो मेरा अक्सर मिड में मैं होती थी, वो वापस ले जाता था, मैं फिर सोचती थी। तो आज मेरी ख्वाहिश है, जब ये लॉकडाउन का हुआ है, कि बहुत सारे वो मैंने अपनी मेमोरी से निकाले वो नॉवल की, जो मैं पूरे नहीं पढ़ पाई थी, कि मैं आज जो है वो सारे मुकम्मल करूंगी। तो उसमें वो जो आप कह रही हो, मुझे भी शौक था कि मैं वो जो सस्पेंस डाइजेस्ट है, हाँ, लिटरेचर जो पढ़ा था ना, हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे मुझे जैसे इंग्लिश का जो मुझे हमेशा से क्रेज रहा था, वो हाँ, गाथा क्रिस्टी का था, हेनरी स्लासर्स के की जो मिस्ट्री की जो स्टोरीज होती थी, उनको मैं देखती थी। लेकिन साथ में उर्दू में मुझे ये आम कभी भी ये जो रिसालों में जो अफसाने और चीजें होती थी, वो मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं की। हाँ, जो हाँ मैं बिल्कुल, पढ़ती थी, जो मैंने आपसे कहा ना मेरे सर से गुजरा, मैंने हाँ, बहुत शौक से इस्मत चुगताई को पढ़ा, हाँ, मैंने मंटो को पढ़ा, बिल्कुल, कृष्णचंद को मैंने पढ़ा। हाँ, तो मैं समझती हूँ कि ये वो चीजें थी कि जिनको मुझे मौका मिला पढ़ने का, अगर मैं वो ना पढ़ पाती तो मुझे हमेशा से एक वो रहता, क्या कहते हैं उसे, शायद मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आती जिसको मैं बिल्कुल, समझती हूँ कि मैंने। दूसरी बात है कि फहमीदा रियाज साहिबा जो हैं, हाँ, अम, बिल्कुल, मैं उनकी बड़ी मदार रही हूँ। तो वो कराची में गई और अपनी दोस्त अनीस हारून साहिबा के घर में ठहरी हुई थी। तो फहमीदा रियाज की रूमी की उन्होंने ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश में। तो मुझे अच्छा, मौका मिला और हम उनकी स्टडी में बैठ के, तो फहमीदा रियाज उसको पढ़ रही थी और हम चार लोग उसको सुन रहे थे। तो जब हम डिनर करने लगे, क्योंकि वो भी वहां ठहरी हुई थी, मैं भी थी, तो वैसे तो मतलब फहमीदा जानती थी मुझे। तो मैंने उस दिन पहली दफा उनको कहा कि मैंने कहा, आपको पता है कि आज मैं आपके साथ खाना खा रही हूँ, आपने अभी अपनी वो रिकॉर्डिंग अभी भी अनीस हारून के साहिबा के घर पे होगी। मैंने कहा, आप वो औरत है जो हमारे लिए बैन थी। जैसे हाँ, किशोर बिल्कुल, आपा, उनके साथ हमारी बहुत मोहब्बत है। किशोर नाहिद, उनको खुदा सेहत भी दे, क्योंकि आजकल वो कोविड का वो शिकार। तो मैंने बिल्कुल, उनसे कहा कि ये जो है ना, आप उन हुँ, खवातीन में से हैं कि जिन जैसे वो हमारे यहाँ पे कुछ लोग कहते थे कि कुछ खवातीन से जो है ना, खवातीन दूर को पर्दा रहें, करना चाहिए। बिल्कुल, MMA बिल्कुल, की जब गवर्नमेंट थी, तो मैं जब एक डेलीगेशन को लेकर गई, तो उस वक्त के जो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो बात की कि उन्होंने कहा, जी हमारे मजहब में तो ये है कि ये जो आजाद औरतें हैं, इनसे भी पर्दा जायज है। तो मेरे साथ जो इंटरप्रेटर बैठा हुआ था, जो जर्मन इंटरप्रिटेशन कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि खुदा के लिए ये तुम इस गेस्ट के लिए इसको इंटरप्रेट मत करना, क्योंकि मुझे भी एम्बेरसमेंट होगी, और ये औरत जो इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे आई है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, फंडिंग कर रही है, तो इसको भी एम्बेरसमेंट होगी कि अच्छा, हमारे जैसी जो खवातीन है जो बातें, घरों से बाहर हैं, हाँ, उनके बारे में लोग ऐसे सोचते हैं। तो हाँ, ये बेसिकली ये बड़ा आपके लिए जिंदगी में मेरे कहने का मकसद है। हाँ, मेरी जिंदगी में दो चीजें एक्सीडेंटली हुई। हुँ, एक्सीडेंटली क्योंकि मेरे घर में मेरी वालदा का पढ़ने का टेस्ट अच्छा था। हुँ, तो मैंने जो उनकी किताबें या जो उनके नावल और उनके रिसाले जो मैंने चुरा के पढ़े, तो वो मेरे हाथ में अच्छा लिटरेचर लगा। इसी तरह जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई, तो मैं जब लॉ कॉलेज में थी, तो मैं फर्स्ट ईयर में थी, सॉरी, वो हुँ, जो उसमें तो FEL होता था। तो अच्छा, प्रीवियस में मैं जब थी, तो इराक वॉर का जो हुआ, हुँ, तो डॉक्टर फकीर हुसैन ने कहा कि हमने एक पीस रैली निकालनी है। तो सही, मुझे बड़ी खुशी, मैं सबसे पहले खड़ी, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रही हूँ। बिल्कुल, तो हमने वो पीस रैली निकाली। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे फिर वो जो उस्ताद मिल रहे थे ना, हाँ, वो मुझे बिल्कुल, उस्ताद भी बिल्कुल, मुझे उसी तरफ लेके जा रहे थे। फिर बिल्कुल, इसी तरह डॉक्टर फकीर हुसैन, उस वक्त कस्टमरी प्रैक्टिसेस इन NWFP, उस वक्त का NWFP हमारा पख्तूनख्वा, तो वो बिल्कुल, उसमें मैं वो फॉर्म बैठ के फिल कर रही थी उनके साथ वॉलेंटरली। और इस तरह पहला 8 मार्च किया लॉ कॉलेज में, जिसकी कोई समझ नहीं थी, लेकिन एक टूटी फूटी तकरीर भी की, और वो 8 मार्च को प्रिंसिपल से परमिशन लेके 8 मार्च किया। और जब मैं उसके 8 मार्च के चार्ट लिख रही थी, तो हॉस्टल का काका आया मेरे पास और उसने कहा कि
तुम फलां फलां की बहन हो? मैंने कहा हाँ। फिर वो मेरे चार्ट की तरफ देखा, क्योंकि ज़ाहिर है मैं वो उसको पता था ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है, तो उसने कहा तुम्हारी बड़ी बहन तो बड़ी शरीफ थी। तो मतलब आप एक एक्टिविटी कर रही है, लेकिन वो आपको कह रही है कि भाई आपकी बड़ी बहन तो बड़ी शरीफ थी, तुम पढ़ाई करो, तुम किन कामों में पढ़ी हो। लेकिन एनी हाउ फिर शायद यूनिवर्सिटी वालों को लॉ कॉलेज में उसी वक्त पहली दफा पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोक्टोरियल बोर्ड बना, तो जो है वो मैं उस प्रोक्टोरियल बोर्ड में हम दो, मतलब प्रीवियस और फाइनल से 2 खवातीन आई, तो 18 लोगों में हम 2 खवातीन भी थी जिन्होंने कॉलेज को सर्व किया। फिर मुझे एक्साइटमेंट तो बहुत थी लॉ की, तो मैंने फिर जिस दिन आखिरी पेपर दिया उसी दिन शाम को मैं चैम्बर में मौजूद थी। तो लकीली जो है वो जस्टिस नासिरुल मुल्क जो है उनके साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू की, और पहले दिन जाके कहा कि भी मुझे काम दे, काम सीखा नहीं, और वो कहा कि मुझे आप काम दें। तो मुझे अभी तक याद है उन्होंने मुझे एक वो दे दिया, केस उठा के दे दिया कि आप इसकी ना एक रिस्पॉन्स लिख कर लाए, यानी एक रिटर्न स्टेटमेंट। तो बस मैंने आके रात रात भर में वो रिटर्न स्टेटमेंट लिखी, जो कि इंतहाई ड्रामाई अंदाज में थी। और फिर मैंने जाके अगले दिन उनके टेबल पे रख दी कि भी मैं शाबाश लूं, क्योंकि टीवी में आपने जो लॉयर्स को देखा होता है तो आप बहुत ज्यादा उससे मुतासिर भी होते हैं कि भाई लॉयर तो बड़े डायलॉग बोलते हैं। तो मुझे आज तक याद है कि मेरे सीनियर ने वो मेरे डायलॉग पढ़े मेरे रिटर्न स्टेटमेंट में, और डायलॉग पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, साइड पे रखा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इस तरह नहीं लिखा करते। और फिर उन्होंने मुझे, मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी में बड़ा अहम रोल उन्होंने प्ले किया। फिर मैं उसी काम के दरमियान जो मैंने दूसरा काम किया वो विमेन लिविंग अंडर मुस्लिम लॉ में मैंने 47 से लेके 92 तक का जो सुपीरियर कोर्ट का डेटा था वो डॉक्टर शाहीन सरदार अली के साथ, वो भी मेरी लॉ कॉलेज में टीचर भी रही, मेरी मेंटोर भी हैं। मैं समझती हूँ कि उनका मेरी जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा है। तो मैं वो केस केस डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस देख रही थी। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें केस लॉ में मैंने ट्रेंड्स तो देखे। तो वहां पे फिर मैं देख रही थी कस्टडी के केसेस में औरतों के साथ क्या हुआ, मेंटेनेंस में क्या हुआ, नॉन मुस्लिम माओ के साथ क्या हुआ। तो वो मेरी एक रिसर्च की और इन चीजों की, तो मैं समझती हूँ। और फिर वहीं पे मेरी मुलाकात जो है डॉक्टर शाहीन सरदार अली के थ्रू, जो मेरी टीचर और मेंटर थी, उनके जरिए मेरी मुलाकात जो है वो शैला ज़िया और शहनाज अहमद के साथ हुई, बीइंग अ यंग लॉयर। और फिर वहीं से मेरा औरत फाउंडेशन का सफर शुरू हुआ कि लाहौर जाके मैंने निगार अहमद से, तो मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी में निगार अहमद और शैला ज़िया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर निगार मुझे इनकरेज ना करती कि मैंने जो स्टेप लिए, क्योंकि मैंने जिंदगी भर TOR पे तो काम नहीं किया, क्योंकि मुझे होता था कि मैंने कई ऐसी चीजें ली कि जो मेरी वो जो एक एक्टिविस्ट नेचर भी होती थी। और मुझे याद है कि हमारा एक कोलीग हुआ करता था एजाज दुरानी, एक दिन मुझे उसने कहा कि ये औरतें आपके पास रोती भी आती हैं, और जब आपके कमरे से निकलती हैं तो इनकी आंखें माथे पे होती है। तो मेरे अंदर, मतलब ये फिर मैंने सीखा भी कि एक एक्टिविस्ट जो है वो पार्टी नहीं होता, यानी बहुत सारी चीजें जिसको लोग मेरा पॉजिटिव समझते थे, लेकिन मैं जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आगे गई मैंने सीखा भी कि नहीं, आपको किस तरह नॉन पार्टीजन होना है। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया ये अपना सफर, इसमें मैं समझती हूँ कि एक अच्छे लिटरेचर और अच्छे उस्तादों का, चाहे वो यूनिवर्सिटी में थे चाहे वो मुझे मेरी काम की जगह पे मिले, उन्होंने मेरे साथ मेरी जिंदगी पे बहुत उनके एहसान है। सही। अच्छा, वैसे आप जब बातें करती हैं तो बातों में हमारे ज़हन में और भी बहुत सारी और बातें आती है, दिल करता है वो सारी पूछती जाएं। एक चीज जो आपने बताई कि आप एक जगह पे जब बैठी थी, आपके साथ एक फॉरेनर खातून भी थी और उन्होंने कहा था कि इनकी तरह की खवातीन से पर्दा भी करना चाहिए। ये चीज भी है, लेकिन जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, जितना अरसा आपने खैबर पख्तूनख्वा में काम किया,
मैंने खुद देखा है दीर जैसे इलाकों में कि वहां पे एक टाइम ये भी आया खुद कि मर्दों ने एक कंफर्टेबल जो था वो महसूस किया, और आपके साथ फिर जो था ना वो झिझक जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि ये हमारे यहाँ होता देखिए है। दीर का जो है ना, हाँ हाँ आप जो पूछ रही है ना, आप मुझे पता हाँ है कि आप वो उस वाक्य को जानना चाहेंगी। देखिए दीर में मेरी आपसे मुलाकात हुई हाँ और कहाँ पे हुई, आप अपने वालिद के साथ एक बहुत बिल्कुल। ही हाँ 10 11 या 9 या 10 साल की एक बच्ची जो है वो आती है वहां पे। दी डेवलप एरिया डेवलपमेंट में हमने जगह ली हुई थी और वहां पे मेरा पहला वो विजिट था। हाँ और क्योंकि खवातीन बोलने को तैयार नहीं थी और आप स्टेज पे चढ़ी और आपने तकरीर की, और मैं इस बात पे मुझे बड़ा फख्र है कि आप भी के साथ भी उस एज में इंटरेक्शन हुआ। और फिर जब यहाँ पे हम एमएमए के पीरियड में स्कूल्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पेशावर प्रेस क्लब में, तो उस वक्त मलाला भी छोटी सी एज में, बाकी बच्चियां शर्मा रही थी और मलाला ने आके बिल्कुल। बात की और मीडिया को उसने हैरान कर दिया। तो मैं ऐसे जो अभी मैं देख रही हूँ ना आप लोगों की जनरेशन, मलाला की जनरेशन, तो मुझे खुशी हम्म। होती है कि ये वो लोग हैं कि इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मेरा गुजर रहा है। हाँ तो उसमें हमने जब एक प्रोग्राम बनाया तो आपके वालिद साहब ने कहा कि देखें हम आपके साथ प्रोग्राम तो करेंगे लेकिन आपको यहाँ के नॉर्म्स का थोड़ा ख्याल करना। तो मैंने कहा वो तो पड़ेगा, क्योंकि एक तो बेसिकली शायद मेरा ये था कि मैं चीजों को तो, ट्रेडिशंस को तो, या इलाके की जो नॉर्म्स हैं उनको मैंने हमेशा बिल्कुल बड़ा रिस्पेक्ट किया, क्योंकि आपकी बिल्कुल। एंट्री नहीं हो सकती। और ये नहीं था कि हम्म। मैं कोई कैमोफ्लाज कर रही थी, मैंने दिल से उन चीजों को मान के और उनको रिस्पेक्ट बिल्कुल। करके उनको मैंने प्रैक्टिस किया। तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है हम चलते हैं। और हम 3 दिन का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया दीर तलाश में। हम्म। और आपके वालिद का जो वो स्कूल था, वो जो ऑफिस था, उसके अंदर मैंने कहा अपने लिए जगह ढूंढी। तो वहां पे मैंने कहा कि ये जो हार्डबोर्ड का कमरा बना हुआ है और इसमें हाँ एक छोटी सी खिड़की है, बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरे लिए बेहतरीन है, बस मैं यहाँ से बात करूंगी। तो जब तमाम मर्द इकट्ठे हुए, कोई खातून नहीं थी, तो मर्दों को एक इस तरह बिठाया गया कि जिन उनका जो रुख था वो दीवार की तरफ था और मैं बिल्कुल सेंटर में से, जैसे टीवी होता है, उन्होंने मुझे देखना नहीं था, उनका मेरे से साइड था। और टीवी वो जो हार्डबोर्ड का कमरा था उसके अंदर मैं खड़ी हुई, ये 94 की बात है, मैं खड़ी हुई और कमरे की लाइट ऑफ की गई ताकि मेरी शक्ल उनको नजर ना आ सके और मैं अंधेरे में खड़ी होके बात करूं। तो बेसिकली दीर में जो इशू था वो खवातीन तक पहुंचना था। वो खवातीन जो दिन में दर्जनों के हिसाब से टोपियों की सिलाई करती थी, क्योंकि दीर की टोपियां बड़ी मशहूर थी। और वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में था कि स्टेट को कैसे इंगेज किया जाए और औरतों को मिडल मैन से कैसे जान छुड़ाई जाए। बिल्कुल। बिल्कुल तो जब मैं उनसे बात कर रही थी कि औरतों को इकोनॉमिकली एम्पावर करने की क्या क्यों जरूरत है, क्या है, तो मैं बात करते करते मैंने देखा कि वो मर्द जिनको अपोजिट चेहरा करके बिठाया गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते उन सब के जो फेस थे वो मेरे उस चौकटे की तरफ थे, जो जिसमें बिल्कुल से मैं बात कर रही थी, उस बात। खिड़की में से। बिल्कुल और बिल्कुल। खिड़की में थे और हम आपस में डायलॉग कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप काइंडली मुझे ना अगर इजाजत दें तो अब मैं इस डब्बे में अंधेरे में बड़ी तंग आ गई, मैं बाहर आ जाऊं। तो फिर उन मर्दों ने कहा कि ये तो बड़ी ठीक बात है। फिर नेक्स्ट डे कुछ खवातीन भी आई, तो हमारे पास तो क्योंकि वो गांव से काम शुरू किया था तो वो इतना हाँ हाईटेक जमाना नहीं था। तो हमने आपके घर से 2 चारपाइयां लेके उस हाल में 2 चारपाइयों पे चादरें डाली, और क्योंकि जमीन पे बैठने का था तो एक बिल्कुल तरफ मर्द बैठे और एक तरफ बिल्कुल। औरत, और मैं यहाँ पे ताकि मुझे मर्द और औरतें इक्वली नजर आए। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर हमने 3 दिन बहुत अच्छे उससे हमने चीजों को डिजाइन किया। और उसमें फिर कुछ लोगों ने, क्योंकि वहां पे कुछ लोग जरा नाराज भी हुए,
तो उस वक्त आपके एक MPA थे, हाजी याकूब नाम था ना उनका। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, साहबजादा तो याकूब, डॉक्टर याकूब। साहबजादा याकूब साहब जो थे ना, उनको किसी ने कहा कि आप तो हमें कह रहे थे कि भाई ये तो बड़ी आजाद ख्याल खातून है, तो वो तो बिल्कुल हमारी जैसी है। तो साहबजादा याकूब ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये अभी अंदर आ गई है तो अब इसने जाना नहीं है। तो शायद बिल्कुल, कई दफा आपकी मुखालफत में कई भी बात जो है ना, वो हाँ, आपके लिए पॉजिटिव सेंस में भी आ जाती है। बिल्कुल, कभी कभी बिल्कुल। पता है, ये कई ऐसी चीजें है ना, ये एक अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, मैंने ये नेगेटिव चीजें भी है ना, उनको मैं पॉज़िटिव। याद करके, पॉजिटिव नहीं, याद करके मैं बड़ा एंजॉय भी अच्छा। करती हूँ ना, क्योंकि हाँ, जैसे एक दफा हमारी एक कोलीग है बनू में, हमारे खिलाफ उस वक्त मैं औरत फाउंडेशन में थी, तो बैनर लग गए और उसमें था कि जवान और खूबसूरत औरतें फहाशी फैला रही है, हाँ, औरतों के वोट की बात हो रही थी। तो मेरी कुलीग ने आके कहा ये देखिए रुखशंदा ये हो गया। तो मैंने कहा उस बात को छोड़ो, उन्होंने आपको जवान और खूबसूरत औरतें कहा, उसको या एंजॉय करो। बेसिकली जिस किस्म का काम हम कर रहे थे, तो अगर हम कुछ चीजों को लाइटर मूड में, ये नहीं था कि हम सीरियस नहीं लेते थे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, लाइटर मूड में भी लेते थे कि ताकि आपको कोई एनर्जी है। तो वो बेसिकली मेरा दीर का सफर वहां से ऐसे स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। असल में ये जो मैं बताना चाह रही थी, वो मैं यही बताना चाह रही थी, आपने वो वाक़या डिटेल में बता दिया कि जब आप लोग शुरू कर रहे थे, तो उस वक़्त हमारे पास ख़वातीन बहुत कम थी और ऐसी ख़वातीन बहुत कम थी कि अगर सोसाइटी में रिवायात ये है कि वो ये कहती है कि औरत काम ना करे, ये वो या वो बात ना करे, तो आप जैसे लोग जो थे, इनको ये मुश्किलात भी आई, लेकिन आपने खुद कहा कि आपने उस इलाके के कल्चर को, उसकी ज़बान को, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को एंगेज किया। क्योंकि जो एट द एंड वही वाली बात है कि हम सबको आज भी अंदाज़ा है कि औरतों की तरक्कियों में मर्द का भी उतना ही किरदार है जितना औरतों का है। क्योंकि जो फैसला करता है कि उन औरतों तक हम जाएंगी या वो औरतें हम तक आएंगी, तो वो आज भी मर्द ही है ज्यादातर बहुत सारे इलाकों में हमारे। तो जिस तरह आप लोगों को एंगेज करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आज एक पॉजिटिव वो है कि मतलब आपने हम जैसे लोगों और फिर हम दूसरी औरतों के लिए वो रास्ता जो है वो हम हमवार कर सके हैं, जिसपे अगर कोई बच्ची, कोई खातून अब निकलती है तो शायद अब इतना बुरा नहीं मनाया जाता, अब इतनी मुश्किलात नहीं होती जितना आप लोगों के दौर में थे या जितना फिर हमारे दौर में थे। अच्छा, हमारी बातचीत भी होती रही है। आपने जब औरत फाउंडेशन को ज्वाइन किया, तो औरत फाउंडेशन ने मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम इलाकों में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। और जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये भी कि देखिए, जो हमारी एक स्ट्रगल थी खवातीन की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की, वो स्ट्रगल भी एक और बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी अगर हम उसका जिक्र करेंगे, आपको पता है। लेकिन ये था कि एक दौर वो था कि जब वहां पे खातून उठ के बात नहीं कर सकती थी, तो फिर एक दौर अभी ये था कि 2018 के इलेक्शन में दीर जैसे इलाके में 93,000 खवातीन निकल के वोट वो करती हैं। तो उसका सहरा डेफिनेटली आप जैसे लोगों की स्ट्रगल को जाता है कि आप लोगों ने उस मुश्किल हालात में उन चीजों को सारा वो किया। मैं थोड़ा सा एक और चीज दरमियान में आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने अपने जो करियर है इसमें दरमियान दरमियान में आपने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं। लाइक एक स्टीरियोटाइप ये है कि आप एक बहुत बड़ा इदारा चला रही थी, आपका बहुत बड़ा नाम था, आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप बाहर पढ़ने चली गई, क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा आपको अब और ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो इतना पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, आपने प्रैक्टिस भी की है एज ए लॉयर, सारी चीजें की हैं, लेकिन आप दरमियान में सब कुछ छोड़ के आप गई। क्योंकि ये भी एक स्टीरियोटाइप है, लोग समझते हैं कि जी नहीं पढ़ना चाहिए, एज के पढ़ने के लिए कोई एज मुख्तस है, या मतलब आप अपना कामयाब करियर क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो आप ये रिस्क, जो ये वाला जो रिस्क आपने उठाया, ये क्यों उठाया, और आप अपॉर्चुनिटी थी तो कैसी थी, और क्यों आप ये सोच के बाहर चली गई थी पढ़ने और फिर वापस भी आई है, तो वो क्या था सारा कुछ, जरा बताएं, हमें बताएं ताकि हम सीख सकें। जरूर। देखिए, दीर का जो आपने औरतों का नंबर का जिक्र किया ना, हाँ, इसमें दो चीजें और भी थी। एक तो स्टीरियोटाइप को तोड़ना होता है, हाँ, एक कहीं पर आपको अगर जरूरत पड़े तो चैलेंज भी करना है। बिल्कुल, आपको चैलेंज बिल्कुल, इसलिए करना है कि, और उसका एक आपका अपना तरीका है। बिल्कुल, मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि टीम उस वक्त दीर में मौजूद थी
और नीलोफर बख्तियार को इसका बड़ा मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी कि मैंने उनसे कहा, और वो बुखार में चल के यहाँ पर आई पेशावर में, और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने एक ऑफिशियल काम की वजह से मेरी ड्यूटी इस्लामाबाद में है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो आप जरा ऐसे करें कि आप वहां जाएं, मेरी टीम आपको फैसिलिटेट करेगी। तो हमने सिंबॉलिकली वहां पे 5 औरतों को के गले में हार डलवाए कि भी वो पेपर नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगी, और फिर उसके बाद नीलोफर को बटाग्राम भेजा। देखिए, स्टीरियोटाइप तो मेरे बचपन से ही टूटने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने क्रिकेट का तो जिक्र किया, लेकिन मेरा निशाना जो है वो गिल्ली डंडे में भी बहुत अच्छा था। मैं बड़े अच्छे तरीके से उसको बाकायदा शार्प करके गिल्ली बना लेती थी। इसी तरह जो मार्बल्स जिनको लोग कहते हैं और हम उनको बंटे कहते थे, बंटे में भी मेरा निशाना बुरा नहीं था। तो वो भी एक मेरा स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना था। फिर इसी तरह जब मैंने इस प्रोफेशन को चुना, तो मुझे बड़ा फैमिली से भी रिस्पांस तो थोड़ा कुछ नहीं, हर तरह का वो आता है ना, तो उसमें थोड़ी रेजिस्टेंस भी आई कि अच्छा ये अब जो है ना, एक औरत जो है वो कचहरी में जाके बैठेगी। फिर कचहरी में जाना, और फिर कचहरी में जाने के पहले से कुछ ना कुछ एक्टिविज्म तो हो रहा था, तो फिर वहां पे आसमा जहांगीर का आना, उनसे मिलना, और फिर रास्ता तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं एक्टिविज्म के साथ कैसे कनेक्ट हूं। तो वो बेसिकली वो भी एक नॉन स्टीरियोटाइप था कि, और जब मैंने पेशावर में अपना ऑफिस अपने चैम्बर में शुरू किया, तो उस वक्त जो था वो खवातीन बहुत ज्यादा जो काम करती थी, वो चूल्हों का जैम जैली और वो जो प्रोजेक्ट्स थे, राइट बेस असेंबली के साथ काम करना, रोड पे आना। हमने जो मुझे याद है 99 में जब 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म पहली दफा पेशावर में जब मैं लेकर आई, तो उस वक्त हमने सवाबी से और कहां कहां से औरतों को इकट्ठा किया, और पेशावर असेंबली के गेट पे जाके स्पीकर को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की हमने रेजोल्यूशन पास सबमिट करवाई, जो कि उन्होंने सबमिट की। फिर इसी तरह 99 ई में एक रेजोल्यूशन पास करवाई कि औरतों का 33% होना चाहिए। उसके बाद जो है ना, लोग जब कहते हैं ना कि वो मुशर्रफ को इसका क्रेडिट देते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर आप आर्काइव उठा के देखें तो हमने सबसे पहले रेजोल्यूशन केपी असेंबली में पास की थी कि औरतों का 33% होना चाहिए। तो ये स्टीरियोटाइप और इस तरह के चैलेंजेस तो हो रहे थे। ये जब मैंने औरत फाउंडेशन के बीच में मैंने एक और काम भी किया। मैंने ट्राइब केपी के लिए यूएन वुमेन का ऑफिस सेटअप किया, यूएन वुमेन के ऑफिस को सेटअप किया, और 1 साल के अंदर यूएन वुमेन की जो 7 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स थी, जिसमें फाटा सेक्रेटेरिएट था, जिसमें वो था प्रोविंशियल असेंबली थी, वुमेन डेवलपमेंट था, पीएनडी था। उस वक्त तालिबान का पीरियड सवात में गुजरा था। सुल्तान वस के अंदर एक प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गवर्नमेंट के साथ कि उसको कैसे रीइंटीग्रेट करें। लेकिन मेरे अंदर एक ख्वाहिश शुरू से थी कि मैं बैरिस्टर बनूं, बार एट लॉ करूं। मैं जैसे वो बचपन में मैं अपने नाम के साथ कभी कभी मेरी, अगर आप स्कूल और कॉलेज की किताबें देखें तो उसमें बैरिस्टर उसमें लिखा हुआ आता है, जो कि अब मैं कभी भी ना करूं क्योंकि मुझे अंदाजा है कि ये गलत चीज है। लेकिन मैं जब ये डिस्कस कर रही थी तो काजी मोहम्मद जमील, मैं समझती हूँ कि वो भी बहुत मौसनों में से, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपने अब यहाँ से कर लिया एलएलबी, आप एलएलएम करें। आप दोनों जो आपकी जो डिग्रीज हैं फिर आपकी बैचलर की उसमें आएंगी, और आप जाएं एलएलएम की तरफ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। और फिर इस सारे पीरियड में जब मैं जाना चाह रही थी तो फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, फिर मेरी वालदा कैंसर उनका डायग्नोज हुआ, तो फिर मेरी कमिटमेंट मेरी वालदा के साथ थी। तो जब 2010 में उनकी डेथ हुई तो मरियम बाजी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो,
तुम अब अपना ये काम कर सकती हो। तो बस फिर मैंने घर पे ही बैठ के कंप्यूटर पे मैंने अप्लाई किया और मैं यूके चली गई। घर से ही कोई कंसल्टेंट वगैरह हायर नहीं किया, और मुझे ये क्लैरिटी तो थी कि मैंने करना क्या है। तो जब मैं वहां गई तो वहां पे मैंने इंटरनेशनल लॉ में एलएलएम के लिए अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन हो गया था। उसके कुछ मॉड्यूल भी ऐसे थे कि जो मैंने अपने इंटरेस्ट के साथ रखे थे, जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। तो बेसिकली फोकस मेरा, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरा एक ट्रस्ट है, शायद लोगों को इसका अंदाजा ना हो। तो क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट भी रही हूँ, एक्टिविस्ट भी रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों में भी, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इन चीज़ों पे भी इंटरेस्ट रहा। तो वहीं पे मैं एक लेक्चर सुनने चली गई, और जब मैं लेक्चर सुनने चली गई तो मैंने जो वो प्रोफेसर थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैंने उनसे कहा आपने सारी अपनी स्ट्रगल बताई है, लेकिन आपका तो, आप बड़े जेंडर ब्लाइंड है, आपने तो ये चीजें बीच में की ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, फिर उन्होंने मुझे बुला लिया अपने ऑफिस में। तो वो नीचे ही डिपार्टमेंट था, ऊपर लॉ का था और नीचे पीस एंड रिकंसिलिएशन स्टडीज का था। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि आपको तो हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए और हमारे लोगों के साथ कुछ करें। क्योंकि बीच ही में मैं जब औरत फाउंडेशन में थी, तो पैरेलल मैंने 1.5 साल, उस वक्त ये 9/11 का जो पीरियड था, मैंने अफगान वेमेन जजेस, लॉयर और यंग जो लड़कियां थी उनको ट्रेन किया था। तो वो फिर बाद में अफगानिस्तान 9/11 के बाद वो ऑफिस जो है वो शिफ्ट कर गया इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट के नाम से वो इदारा है, वो आज भी काबल में मौजूद है। तो कैंप्स के साथ, रेफ्यूजीज के साथ तो मेरा था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी भी आपके डिपार्टमेंट में हो सकती हूँ, मुझे आपकी यूनिवर्सिटी ने 20 घंटे जॉब के दिए और मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं उन 20 घंटों में से जॉब नहीं कर रही। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से एक चर्च में जाती हूँ, वहाँ पे प्रो बोनो लॉयर्स का एक लीगल एड सेंटर है, तो हफ्ते में मैं एक दिन वहाँ देती हूँ। और फॉल सेल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था कि वहाँ पे एशियन वेमेन को मैं, कंप्यूटर वाले और बुजुर्गों को मैं वॉलंटियरली जो है वो फॉल सेल्स लाइब्रेरी में उनको मैं कंप्यूटर सिखाती थी। ये मेरा वॉलंटियर वर्क होता था सीनियर सिटीजन्स के लिए, एशियन औरतों के लिए, और जो लोग जिनको फ्री लीगल एड चाहिए होती थी। तो मैंने कहा कि मैं तो जॉब शॉप नहीं करी, तो मैं एक डिग्री और कर सकती हूँ। फिर मैंने ये ट्रेंड भी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का तोड़ा कि मैंने जो फिर फॉरेन ऑफिस था उनके साथ कम्युनिकेशन की और एक लॉयर की तरह आर्गुमेंट किया कि देखिए, मैं 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं कुछ जॉब वॉब नहीं करी, तो मैं जो कमाने का टाइम है वो मैं दूसरी डिग्री के लिए लगाना चाहती हूँ। तो फिर जिस दिन मेरी कॉन्विकेशन हुई तो मैंने एलएलएम की भी मास्टर की डिग्री ली और मैंने पीस एंड रिकंसिलिएशन स्टडीज की भी ली। तो मेरी 2 कॉन्विकेशन हुई और फिर उस पे उन्होंने कहा कि ये तो हम आपका इक्विवेलेंट टू एमए है, हम आपको 2-3 मॉड्यूल चाहते हैं, उसमें आप हमारे साथ इंगेज हो। तो फिर मेरी एक कॉन्विकेशन 2015 में हुई। तो वो पूरा जो स्टीरियोटाइप था, मतलब 15 और 14 में होना और बात है, लेकिन एक दिन होना, 2 मास्टर डिग्री करना, वो पाकिस्तान में भी पॉसिबल नहीं। लेकिन मैंने वो किया, आर्गुमेंट किया, और फॉरेन ऑफिस ने मेरे आर्गुमेंट को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि क्योंकि मैं सेल्फ फाइनेंस पे थी, पर मैंने उनसे कहा मेरे पास पैसे कोई नहीं है आपको फीस देने के, तो क्योंकि मैं कमा नहीं रही हूँ, जो कमाया हुआ है वो आपको ऑलरेडी दे दिया। तो वो फिर उन्होंने मुझे उसका स्कॉलरशिप भी दिया। आपकी ये जो आपने अभी बात की, आप पढ़ने गई और अच्छा, पत्नी मेरी आवाज बुझी। अच्छा, आप पढ़ने गई, आपने एक के बजाय 2 डिग्रियां हासिल की, आपने फिर जो काम किया वो भी अपने नेचर का निकाला कि अपने खवातीन को, वो जो आप एशियन वुमेन इंस्टीट्यूट की बात कर रही है, इसी से मेरे जहन में ये आया है कि सम टाइम, बल्कि अक्सर औकात ही होता है कि आपको अपना जो काम है, जो आप चाहते हैं, उस पे अगर आप फोकस रहें, आपका जो है वो आपकी वो अपनी प्रायोरिटी रहे, तो आपके इर्द गिर्द हालात जैसे भी हों,
आपको वो अपना माहौल आप बना लेते हैं। मुझे लगता है आपकी वही शख्सियत हमें आपकी हर बात में नजर आ रही है। मतलब एक्सटर्नल जो भी चीजें हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन आपने जो करना है वो आप करके अपने लिए दिखा देती हैं। इससे वो जो रूमी की बात है वो भी याद आती है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, तो वो भी आप पे पूरा अप्लाई होता है। आजकल ये जो कोविड का है, पूरी दुनिया घरों में है, ऑफिसेस, लोग जो है वो घरों में कैद हो के रह गए हैं, लेकिन हम आपको हर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आप हर जगह बात भी कर रही हैं अपने, ये जो आपका केपी में पर्सन आपका है, ये भी बहुत ज्यादा काम है। इस पे हम आगे आगे करेंगे, बात करेंगे। वो भी कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, और उसमें जितना लोड है आप पे वो भी। लेकिन हम आपको रिलीफ एक्टिविटीज में भी पर्सनली देख रहे हैं। जहां से केपी से किसी खातून को किसी जगह पे किसी फैमिली को जरूरत होती है, आप उनको भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करती नजर आ रही हैं। कोई हेल्प दे रही, किसी को कोई हेल्प दे रही है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो हालात है, पूरी दुनिया कह रही है कि हम कैद होके रह गए हैं, लेकिन आप अपना रोल प्ले करिए, आप कैसे मैनेज कर रही है ये सारा कुछ? देखिए, उस वक्त जब ये कोविड का था ना, कोविड का था, मुझे अच्छी तरह याद है, और मुझे इसमें बड़ा फायदा भी हुआ, क्योंकि बीइंग ऑम्बड्स पर्सन, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि जी टीवी पे प्रोग्राम आया, हमें तो 100 बैग्स चाहिए, पेमेंट हम खुद करेंगे, लेकिन आप हमें सरकारी कोटे में से आटा दे दें। और हाँ। मैं पहुंच गई वहां पे, और जाके मैं खुद, क्योंकि ड्राइवर वगैरह तो था नहीं, और मेरे साथ यंगस्टर थे, दो बड़े अच्छे, हमजा और सऊद, इन दोनों को साथ लिया, और जाके हम वहां से आटा उठा के ले आए, और हमने यहाँ पे पेशावर शहर में वो 100 डेली वेजेस के साथ काम किया। मैं थोड़ी सी मंजर से उसमें पीछे रही, मेरी, लेकिन मैंने सबसे पहले तो ये काम किया कि जो लोग करना चाह रहे थे और जो ऑलरेडी कर रहे थे, तो हमारा, क्योंकि केपी में एक फेमिनिस्ट फ्राइडे के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने उसमें कोशिश ये की कि उन सबको, चाहे कोई डॉक्टर थी, कोई अपना छोटा काम कर रहा था, बड़ा काम कर रहा था, मैंने उन सब खवातीन को कहा कि हमें मिल के करना चाहिए। उससे हमें फायदा ये हुआ कि किसी का भी कोई ऐसी जरूरत आती तो कोई ना कोई पिक कर लेता था। तो वो, क्योंकि मेरा था कि हम अपनी अपनी जगहों पे तो कर रहे हैं, तो ये कोशिश की। फिर दूसरा मुझे लगा कि ये, क्योंकि जैसे मैंने पहले अपनी शुरू की गुफ्तगू में कहा कि जी पहले 2 दिन में मुझे 8-9 केसेस आ गए, तो मैं सोच रही थी कि इनको तो कहीं ना कहीं रेफरल करना चाहिए। तो जितनी रेफरल मैकेनिज्म थे, जो इदारे सरकारी गैर सरकारी, और अगर आप वो हमारी रिकॉर्डिंग देखें उस पे, तो हमने कोई तकरीबन 89 के करीब लोगों को इकट्ठा कर लिया, और वो हमने वेब के ऊपर लाइव भी रही हमारी वो जो था, क्या कहते हैं उसे, वेबिनार। हमने लोगों को बताने की सोशल मीडिया से कोशिश की कि अगर आपके ऐसे हालात हो, मैं हेल्थ के कोई इशू हो, पुलिस का हो, तो उसमें फिर ये था कि ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे, खासतौर पे गवर्नमेंट के, वो सिविल सोसाइटी के साथ आके बैठ गए। तो वो, उसमें फिर मेरा काम खत्म हो गया, कि उसी वेबिनार में मैंने लोगों को कहा कि जी आप ये जिम्मेदारी लें। तो अब आप देख लें, चाहे वो हवालूर है, चाहे वो ब्लू वेन्स है, या वो नूर एजुकेशन ट्रस्ट है, वो सब अपना काम कर रहे हैं। ख्वाइंदो कोर है, मरियम बाजी ने तो एक बहुत जबरदस्त काम किया। तो वो था कि सबको इकट्ठा करके मैंने वो जिम्मेदारियां जो थी ना, लीगल एड की, फाइनेंशियल एड की, वो हमारी आपस में बट गई। तो बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये अगर ये काम मैं ना करती, और जिस तरह मेरे जैसे बंदे को घर में इन्होंने बैठा दिया, क्योंकि मैं 1 हफ्ते बाद भी गई थी ऑफिस, तो उन्होंने कहा जी आप चले, आपने तो एसओपी की वायलेशन है, आपने तो ऑफिस बंद है, आप नहीं आ सकते। मैंने कहा फाइलें तो लेने दो, कि लोग बेचारे परेशान होंगे, अचानक में आपने हमें डिस्प्लेस कर दिया है। तो बेसिकली ये जो चीज थी, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से, मेरी एक कोशिश होती है कि लोगों को इकट्ठा करें और आपस में एक दूसरे के साथ चीजें, तो वो जो नूर एजुकेशन ट्रस्ट के जो टीम थी, उनके साथ भी मैंने बड़ा क्लोजली उनको भी साथ में लिंक करवाया, क्योंकि वो तो पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली एक जो है वो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसने मुझे हेल्प आउट किया कि मैं कैसे मदद कर सकूं। और शायद मैंने इसका भी फायदा लिया कि जब सारे इंस्टीट्यूशन बंद थे और मैं किसी हाँ जगह पे फोन करती और कहती कि मैं फलां बात कर रही हूँ, इस खातून को मसला है, आप इसकी एफआईआर काटें या इसको इसके इस वक्त इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो मैं समझती हूँ कि पॉजिटिव सेंस में मैंने इसको इस्तेमाल करते हुए अपना एक रोल प्ले करने की, क्योंकि मुझे ये भी जिम्मेदारी लगती थी कि ठीक है हम अपनी मर्जी से घरों में नहीं बैठे, लेकिन हम इस घर में बैठने को किस तरह बैठे हुए हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो मुझे मुझे एक अपनी लिए जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। बिल्कुल। नहीं, ये जो आपने बात की ये तो उस वक़्त बहुत एक इंतहाई अहम कदम था कि क्योंकि नॉर्मली उसी मीटिंग में हमें ये पता चला था कि जो ख़वातीन के साथ जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, अहम इदारे, उनको शायद ये था कि बंद थे या वो एक्टिव नहीं थे। तो आपने वो एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया कि सबको आपने जो सिविल सोसाइटी है, जो हुकूमत के लोग हैं, इवन मैं उस वक़्त चूँकि मैं भी उस वेबिनार में थी, आपने बहुत सारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन को भी वहाँ पे किया जी, था। विमेन तो वो कॉकस को भी इन्वॉल्व किया, विमेन बिल्कुल, कॉकस को भी किया, जी, बेसिकली बिल्कुल। विमेन कमीशन को हाँ, किया। देखिए मेरा तो जिस बिल्कुल। दिन से ये हमारे 3 जो हुकूमती इदारे हैं ना ख़वातीन के लिए, हाँ, क्योंकि जब बिल्कुल। मैं एज़ ए सिविल सोसाइटी, क्योंकि मेरे इसके ऊपर काफ़ी रिव्यू भी छपे हैं, जो मैंने काम किया एनसीएसडब्ल्यू के लिए, या जो मेरा अपना मैंने क्रिटिकली चीज़ों को देखा बीइंग एक्टिविस्ट या एक एनालिस्ट के लीगल एनालिस्ट के तौर पे, चाहे वो रिजर्व हाँ, कोटा था या लोकल गवर्नमेंट में औरतों की थी, तो ये वो सब काम है जो पब्लिश हुआ है। जैसे मैं बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट को बड़ी करीबी नज़र से देखती हूँ, इसीलिए मैंने हुँ, साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में बाकायदा जो है बिल्कुल। ना 153 वुमेन की मैंने टेस्टिमनीज कलेक्ट की थी, और 2008 में एक बड़ी टीम को अपने साथ इन्वॉल्व करके तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट और सवात से तब भी 80 वुमेन की टेस्टिमनीज कलेक्ट की थी कि उनकी जिंदगियों पे कैसा इसका असर है। तो ये सारा करते हुए मुझे एक जो ख्याल, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने ये हुँ, ऑफिस ज्वाइन किया, तो मुझे ये लगा कि मैंने औरतों को सर्विस डिलीवरी तो करनी है, जो मेरा प्राइमरी रोल है, लेकिन बिल्कुल। मैंने ये जो वुमेन मशीनरी है ना, हाँ, वुमेन मशीनरी को भी स्ट्रेंथन एक्टिवेट करना है, क्योंकि बिल्कुल। शायद मेरे पास कुछ एज होगा। इसीलिए मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में लकीली वहाँ पे जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं वो बड़े ओपन हैं, फ्री हैंड भी देते हैं, हुँ, कंसल्ट भी हुँ, करते हैं। उनके साथ मैंने एक बड़ा अच्छा सोशल वेलफेयर के साथ चल रहा है। लकीली प्रोविंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से में डॉक्टर रिफत सरदार के आने से बड़ा फर्क पड़ा है। वो बहुत ओपन माइंडेड हैं और कोलैबोरेटिव भी हैं। तो वो उनको एंगेज, और उस दिन भी कुछ वुमेन कमीशन की मेंबरान भी शामिल थी। तो बिल्कुल। ये वुमेन कमीशन, ओम्बड्सपर्सन का ऑफिस और इसके यूएन साथ वुमेन बिल्कुल, यूएनएफपीए सारे इधर पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट्री कॉकस, ये बिल्कुल, 3 इंस्टीट्यूशन विद इन स्टेट इंस्टीट्यूशन जो हैं, बिल्कुल। उनके लिए मेरा एक बहुत मैं समझती हूँ कि जितनी हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, फॉर हुँ, एग्जांपल मुझे तो बीइंग ओम्बड्स पर्सन लॉ को इंटरप्रेट करना है या बिल्कुल, लॉ की चेंज की रिकमेंडेशन भेजनी है, लेकिन बिल्कुल, वुमेन कमीशन ने तो रिव्यू करना है। बिल्कुल, सोशल वेलफेयर का एक अम्ब्रेला होते हुए उनकी एक अपनी एक रोल है, और ये जो बिल्कुल। हमारे पार्लियामेंटेरियन है, हाँ, इन्होंने उस लॉ की अमेंडमेंट के लिए या उस पॉलिसी के लिए उन्होंने वहां पे असेंबली में लड़ना है। तो हाँ, ये एक शुरू दिन से मैंने ये अभी पिछले दिनों कुछ हमने बैनर भी लगाए थे कि हाँ, तीनों इदारों का, कि वुमेन कॉकस, वुमेन ओम्बड्स पर्सन, वुमेन कमीशन, हम एक साथ, हम कदम। तो ये हमने 8 मार्च को भी इकट्ठा एक साथ मिलके एक कोलैबोरेशन में इसको उस पे अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी रखा। इसी तरह तो ये बेसिकली पर्पस जो था वो ये बिल्कुल, है, लेकिन साथ में मैं समझती हूँ कि जो रोल सिविल सोसाइटी का है
वो गवर्नमेंट का नहीं है, और जो गवर्नमेंट का है वो सिविल सोसाइटी का नहीं है। तो जो सिविल सोसाइटी है उसके लिए ये भी कोशिश है कि उनके लिए स्पेस क्रिएट की जाए, क्योंकि सिविल सोसाइटी ही है कि जो गवर्नमेंट के साथ जिन जिन माशरों में सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ खड़ी होके काम कर रही है, उन माशरों में गवर्नमेंट के लिए भी आसानी है, लोगों के लिए भी आसानी है। तो मैं समझती हूँ कि ये सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के अंदर का जो गैप है, जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, तो मेरा क्यों बैकग्राउंड और मेरी जो करंट पोजीशन है, मैं इस गैप को एक ब्रिज इसके दरमियान करने की भी कोशिश कर रही हूँ, ताकि हम मिलके और बेहतर काम कर सकें। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ हम थोड़ा-सा अब ये जो आप आजकल जो जिस इदारे के आप सरबराह हैं, आप के खैबर पख्तूनख्वा में ओम्बड्सपर्सन हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि ये इस इदारे की पहले मतलब इसका ये पहली दफ़ा वजूद में आई है लॉ बनने के बाद, और आते ही इसको आपकी जो सरबराही मिली है, इससे इस इदारे का जो इफेक्टिवनेस है, जो इसकी जो प्रोग्रेस है, उसको ज़्यादा करने में मतलब ये हमारी खुशी की बात है। खुशकिस्मती हमारी है कि आप आई हैं, क्योंकि आप जो सेट करके जाएँगी, जो आप सिस्टम एस्टेब्लिश करके जाएँगी, जो आप चीज़ें छोड़ के जाएँगी, तो मैं समझती हूँ अगले लोग उसको फ़ॉलो अल्लाह करे कि वो उसको उसी तरह फ़ॉलो करें। लेकिन आप जो बुनियाद आप रख रही हैं, वो बेहतरीन है। इस इदारे वाले से बात करने से पहले मैं ये चाहती हूँ, ये जो रोल आप प्ले कर रही हैं इस वक़्त, मैं समझती हूँ पिछले सारा ये जो अरसा गुजरा है, इसी की हमें उम्मीद थी दूसरे लोगों से, चाहे वो ख़वातीन चाहे सियासत में हैं, समाजी इदारों में हैं, कि ये जो इदारे हैं, एक तो इनको आपस में मिलाए, और फिर आपस में मिलाते हुए इनकी जो है ये स्पेसिफाई भी हो कि हर कोई अपना-अपना रोल अदा करे, लेकिन एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए, ताकि क्योंकि हम इकट्ठे होंगे तो हम स्ट्रॉन्ग भी होंगे। दूसरा ये कि हम काम को बांट सकेंगे। तो आप जो रोल प्ले कर रही हैं वो बहुत बेहतरीन है। दूसरा ये कि इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में इसकी बहुत ज़रूरत है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग आपको हज़ारों चीज़ों में टैग करते हैं, हमें टैग करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि आपके साथ क्या चीज़ रिलेवेंट है, या किस इदारे के साथ क्या चीज़ रिलेवेंट है। तो ये जो आप काम कर रही हैं, इससे ये आसानी हो सकता है, थोड़ा-सा वक़्त और लगेगा, लेकिन एक वक़्त में लोगों में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में ये इदारा है, और ये इस इदारे का ये काम है, ताकि वो रिलेवेंट इदारे के पास चला जाए। तो वो होगा भी। लेकिन मैं यहाँ पे जो हमारे देखने वाले लोग हैं, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बता दूँ कि आपने अपनी बातों के दरमियान बहुत सारे पब्लिकेशंस का ज़िक्र किया है, जो कि आपके हाथों से निकली हैं, आपके ज़हन से निकली हैं, जो कि बहुत अहम है, ताकि लोग उसको पढ़ें, उसको समझें। उनके लिंक्स हम जो है, आपका ये जो टॉक आज आपके साथ हो रही है, इसके नीचे हम ना सिर्फ वो लिंक देंगे, बल्कि जो इदारे आपने मेंशन किए हैं, उनके वेबसाइट और ये चीज़ भी हम यहाँ पे देंगे, ताकि आगे ये भी ना हो कि ये जो हम आज आगे भी बात करेंगे। ओम्बड्सपर्सन आप हैं इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा की, आप ख़वातीन की जिन इश्यूज़ को टैकल कर रही हैं, ये भी ना हो कि इस टॉक के बाद हर ख़वातीन का इश्यू आपके पास आए, फिर वो भी नहीं होगा, बल्कि वो उन इदारों के पास जाए जो उनके साथ रिलेवेंट है। लेकिन ये जो आपका काम है ओम्बड्सपर्सन का खैबर पख्तूनख्वा में, इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इस इदारे की अहमियत क्या है, और वो अपने कौन से मसाइल आपके पास लेकर आ सकते हैं, क्या प्रोसेस वो फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, शायद ये अंदाजा था और ये अभी तक हो रहा है। इसीलिए फरवरी 1 को जब हमने ऑफिस शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले जाके जो सेक्रेटरी लॉ हैं, वो भी बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, तो मैं उनके पास गई, सेक्रेटरी लॉ के पास, और मैंने उनसे कहा कि आपके जो प्रो बोनो लॉयर्स हैं, वो हमें फोकल पर्सन चाहिए, क्योंकि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, केपी गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी इंट्रोड्यूस करवा चुकी थी, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का जो का जो वो सेटअप था, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज थे, वो उनमें से तकरीबन तमाम के तमाम, जो मैं यूएन की तरफ से ह्यूमन राइट ट्रेनिंग करवा रही थी, उस ट्रेनिंग से वो मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था, और मैं समझती हूँ कि खटक साहब ने एक बड़ा रोल प्ले किया, और उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप के साथ हम हैं, और आपके साथ हमारा ये कोऑपरेशन है, आप इनको नोटिफाई करें।
इसी तरह मैं सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर के पास जब गई तो मैंने कहा कि अदरीज साहब, आपको पता है कि हमारे रीजनल ऑफिसेज नहीं है, और लोग आ रहे थे, मुझे पाड़ा चिनार से फोन आ रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के और उसके, क्योंकि मीडिया में भी लोगों ने एडवर्टाइज किया, एडवर्टीजमेंट हुई, और उसमें तो वो बेसिकली उन्होंने भी बहुत ओपन उससे उनका बिल्कुल बिल्कुल आप सोशल वेलफेयर के तमाम ऑफिसेस को एंगेज करें। तो हमने सिर्फ उनको नोटिफाई नहीं किया, हमने 2 दिन बुला के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज थे, चाहे वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स थे, उनको हरासमेंट के लॉ के बारे में बताया, पॉसिबल औरतों के लिए वायलेंस से रिलेटेड लॉज क्या हो सकती हैं उसके बारे में बताया, फोरम्स को लोगों को बुलवाया जो इस सेक्टर में काम कर रहे थे, उनके नोटिफिकेशन के साथ उसके ऊपर टीओआर को पब्लिश किया कि अगर ये यहाँ से भूल भी गए तो हमने पूरे सूबे में एक जाल बिछा दिया कि अगर कोई दूर दराज इलाके में है तो वो इतना पैसा खर्च करके ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस तक आए और फिर पता चले कि रेलेवेंस नहीं है तो अच्छा। और फिर साथ में इसका फायदा एक और था कि अगर वो केस ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस का नहीं है तो लीगली वो ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी थी टेकअप करना डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का, क्योंकि वो प्रोबोनो लॉयर है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कोई ना कोई किसी न किसी ह्यूमन राइट वायलेशन का केस तो होगा। तो ये फिर इसके साथ जितने जो गवर्नमेंट की ह्यूमन राइट की मशीनरी थी, जिसमें चाहे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ह्यूमन राइट्स था, रीजनल ऑफिस था ह्यूमन राइट का, या साइबर क्राइम था, या पुलिस थी, उनका एक कोर ग्रुप बनाया और उनसे बात की कि ये हम स्टेट की ह्यूमन राइट मशीनरी है, किसी ने लॉ को एग्जीक्यूट करना है, किसी ने लॉ को जो है वो क्या कहते हैं उसे बनाना है, हमने इसमें इकट्ठा। तो वो उसमें फिर वहां से हमारा एक रेफरल मैकेनिज्म शुरू हुआ। आज भी साइबर क्राइम के केसेस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसी 1 घंटे में उसके ऊपर कवरिंग लेटर लगा के साइबर क्राइम के यूनिट के पास चला जाता है। बेसिकली अभी मैं खवातीन को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इदारों में एक नॉर्म सेट करने की जरूरत है कि जो इदारे जो साइबर क्राइम में काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट पे काम कर रहे हैं, जो दूसरी सर्विस डिलीवरी है, उनको जब हम भेजते हैं तो उसके ऊपर ओम्बड्स पर्सन का लेटर लगा हुआ चला जाता है कि आप इस बंदे की कंप्लेंट को देखें और हमें अपडेट करें कि आपने इसका क्या रिड्रेसल किया, क्या एक्शन लिया। उससे ये है कि फॉलो अप भी हमारा साथ में। तो मैं समझती हूँ कि इससे फायदा ये है कि जो खवातीन है उनको लगता है कि अगर वो उस इदारे में भी जा रही हैं तो उनके पीछे ओम्बड्स पर्सन का ऑफिस है, और ये जब प्रैक्टिस कुछ अर्सा चलेगी तो ऑटोमेटिकली मैंने देखा है कि जो इदारे इस वक्त हमारे साथ फोकल पर्सन के तौर पे काम कर रही हैं वो बड़े प्रोएक्टिव हैं, और वो प्रोएक्टिव होने की वजह से उन्होंने मुझे भी एंगेज अप करते हैं। तो वो एक जो कोऑर्डिनेशन का जो हमारा था सिस्टम, वो कम से कम इस 1-1.5 साल में हमारा एस्टेब्लिश हो गया है। होपफुली हम इस प्लानिंग में भी हैं कि हम केपी को 5 हिस्सों में डिवाइड करके तो हम रीजनल ऑफिसेज भी सेटअप करेंगे, ताकि जो अभी दूर से खवातीन, अब जैसे दियाई खान तो मैं खुद चली गई, इसी तरह मेरा प्लान है कुछ और दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का फील्ड में। तो वो बेसिकली जब तक वो नहीं है तो हमने एक ऐसा नेटवर्क बिछा दिया है, और गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्स है। और इसमें मैं बता दूं कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। मैं उनको मर्ज डिस्ट्रिक्ट नहीं कहना चाहती, वो पख्तूनख्वा हैं तो वो पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो वो उस वजह से वो तमाम के तमाम इवन कोहिस्तान जैसी जगह से भी हमारे फोकल पर्सन जो हैं, तुरगर से हमारे पास फोकल पर्सन मौजूद हैं, बाजोड़ से हमारे पास, खैबर से, इन तमाम इलाकों से हमारे पास फोकल पर्सन मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग के ज़हन में ये सवाल भी आ रहा होगा और हमसे अक्सर पूछा भी जाता है कि जी आप लोग ये जितने काम करते हैं, आप लोगों के काम का इम्पैक्ट क्या है? तो ये जो आपकी बातें हैं, मैं समझती हूँ कि उन लोगों की बातों का जवाब है आज बड़ा क्लियर सा कि देखिए जी, इम्पैक्ट ये है कि हम जहाँ पे पहले अवेयरनेस रेजिंग की बात करते थे, एडवॉक्सी की बात करते थे, आज वो एक इदारा मौजूद है
और वो इदारा जो है बहुत सारे जो रिलेवेंट इदारे हैं जो ख्वातीन की इश्यूज देखते हैं उनको वो एक तरह से ना सिर्फ अपने साथ मिला रहा है बल्कि वो कनेक्ट कर रहा है और साथ में सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहा है। क्योंकि ये जो सिस्टम जो आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, क्योंकि आपको मुश्किलात का पता है कि एक खातून जब अपने घर से निकलती है, इदारे से निकलती है, आपके पास आती है, तो वो मुश्किलात आपको पता है क्योंकि आप इन गाँव में, इन इलाकों में गई हैं, तो आप जो भी चीज़ बना रही हैं, उसको आप उन मुश्किलात को नज़र में रखते हुए उन औरतों के लिए आसानी बना रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि ख़वातीन का इन इदारों तक रसाई भी हो सकेगी। दूसरा, आप जो नज़र रखे हुई हैं और आप जो अपने साथ लोग तैयार कर रही हैं, आपकी जो यहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, मैंने भी आपके साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ काम किया है, आप जैसे लोगों ने और लोग तैयार किए हैं। ये नहीं कि क्योंकि आपको पता है कि आप और लोग अपने साथ मिलाएंगे तो काम मजीद बेहतर होगा। तो एक ये भी एक लीडर की जो वो क्वालिटी है कि वो अपने साथ हर जगह पे अपने साथ लोग मिलाते हैं और उन लोगों को फिर काम डेलीगेट करते हैं ताकि फिर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा रोल है जो कि आप वो कर रही हैं। देखिए, मैं आपको काट रही हूँ शायद, मैं डुप्लीकेशन का जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना हमारी डोनर की टर्मिनोलॉजी में भी, मैं उस डुप्लीकेशन के लफ्ज मेरी जिंदगी में है ही नहीं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अगर एक जगह पे काम की इतनी जरूरत है कि अगर एक जगह पे 10 लोग काम करते हैं ना, तो उन 10 लोगों को काम करना चाहिए, लोगों को इंगेज करें। और क्योंकि ये सदियों की कुछ चीजें हम चैलेंज कर रहे हैं, ये दिमाग इतनी जल्दी से वो पुरानी रवायात और वो पुरानी ऐसी चीजें कि जो मिथ्स हम लेके बैठे हैं उनको निकालने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए मुसलसल लोगों को जाना है और एक से ज्यादा लोगों को जाना है। तो इसलिए ये डुप्लीकेशन वाली जो वर्ड है ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। डेलीगेशन, मैं कह रही हूँ, मैं डेलीगेशन का मैंने कहा कि आप लोगों को काम ना डेलीगेट करने पे यकीन रखती हैं कि जी लोगों को काम दे। अच्छा, मैं एक चीज और भी बता दूं, आपकी जो पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको शुरू दिन से ये अच्छा लगता है कि आप चैलेंजिंग काम करें, वो काम के जो नॉर्मली, फॉर एग्जाम्पल जब आपने 2001-2000 जो टाइम था जब लोकल बॉडीज का सिस्टम आया था, तो बहुत सारे इलाकों में खवातीन का वोट देना और इलेक्शन में खड़ा होना बहुत चैलेंजिंग था। उस वक्त भी आपकी लीडरशिप थी। अच्छा, ये जो इदारा जिस नौइयत का काम कर रहा है उसमें हमारे कल्चर में इसकी जो एक्सेप्टेंस है या इस इश्यूज के ये जो इशू है हरासमेंट का, इसके अगेंस्ट लोगों का जो माइंड सेट है, ये भी काफी चैलेंजिंग काम है। आप इदारों के साथ भी काम कर रही हैं, लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, जिन केसेस को आप डील कर रही हैं, अक्सर सोशल मीडिया में काफी भी इवन लाइक उस पर जब बात होती है तो लोगों का माइंड अक्सर औकात नेगेटिव भी होता है, सपोर्टिव भी होता है, लेकिन चैलेंजिंग है। तो मैं समझती हूँ कि इस चैलेंजिंग काम को भी आप बड़ा बखूबी सरंजाम दे रही हैं। लेकिन इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि केपी में इस वक्त जो इस इशू के हवाले से ख्वातीन जो चैलेंज है, उन चैलेंजेस को कैसे, मतलब सोसाइटी का इसमें क्या रोल है, इदारों का इसमें क्या रोल है, ताकि वो आपके साथ मिलकर ख्वातीन को फैसिलिटेट करें कि वो अपने इस हक के लिए बात उठाएं और अपने इश्यूज पे वो बात करना सीखें और आगे आए और उस पर बात करें। देखिए, एक तो हमने एक कोशिश, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज मेरे से रह गई थी, हमने पहले दिन से इंश्योर किया है कि कानून के मुताबिक तमाम कारपोरेशन, एसोसिएशन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें कमेटीज का होना बहुत लाजमी है। तो हमने कमेटीज को ना सिर्फ नोटिफाई किया बल्कि हमने उसका डेटाबेस भी लॉन्च कर दिया यूएन वुमेन के साथ मिलके, और अब बाकायदा एंट्री हो रही है और उससे हमें पता चल रहा है गवर्नमेंट के जो मेन डिपार्टमेंट है वो तो हमने 100% उसमें अचीव किया है। कमेटीज को हमने सिर्फ नोटिफाई नहीं करवाया, बल्कि 25 तारीख को मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से लोगों को कहूंगी कि वो हमारी लॉन्च हो रही है, उसको जरूर ज्वाइन करें। कि हमने एक टूल किट तैयार की है इंक्वायरी कमेटीज के लिए, उसको हम लॉन्च करेंगे। उसमें ऑलरेडी हमने इसकी प्री टेस्टिंग जो है वो कोविड से पहले राउंड ऑफ ट्रेनिंग्स में हम कर चुके हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी हमने मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं कि जो अपनी कमेटीज को तैयार करें। तो कहने का मकसद ये है कि उसको अभी जो हमारे यहाँ पे जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज ये क्यों हम करें, क्योंकि एक तो डेटरेंस है,
दूसरा, जब कोई भी डिपार्टमेंट में उठ के कोई इस तरह की आवाज उठाता है तो लोगों को लगता है कि आपने तो क्यों इज्जत उछाल ली। जो विक्टिम है या जिसको प्रॉब्लम है उसी को लोग कहते हैं कि तुम जाओगी मीडिया में, आओगी, फलां होगा। एक तो आप लोगों ने देखा है और हम इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, आज तक हमारे जितने केसेस हमारे पास फाइल हुए हैं उनमें से किसी खातून का नाम जो है वो मीडिया में नहीं आया। इवन मर्द का भी नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कुछ हाई प्रोफाइल केसेस आए और मीडिया के कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें उनके नाम दें। तो हमने उनसे कहा कि देखिए इस ऑफिस से नाम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये केस फाइल हुआ है, इसका नहीं पता कि केस जेन्युइन है जेन्युइन नहीं है, और अगर जेन्युइन भी हो तो हम जो ये डेटा प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी है हमारी उसमें हम रिलीज नहीं करेंगे। इसीलिए जो हमने सॉफ्टवेयर भी बनाया है और जो हमारी फेसबुक के साथ अवेलेबल होगा, फेसबुक अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें आप कमेटीज की तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हरासमेंट के केसेस की जो मालूमात होगी उस तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं, एक तो ये है कि जब हम मेरे पास भी जब आते हैं लोग तो मैं उनको कहती हूँ कि आप देखें, मुझे यहाँ पे आप औरत ना समझे, क्योंकि मर्द भी जब आते हैं तो उनको लगता है कि ये तो एक औरत बैठी है, 26-27 साल इसने वुमेन एक्टिविज्म किया है, तो बस ये तो छुरी कांटा हमारे लिए लेके बैठी होगी। तो मैं उनको कहती हूँ कि देखिए यहाँ मेरा जेंडर मैटर नहीं करता, ये एक पोजीशन है, मेरे पास मर्द भी आ सकते हैं, औरत भी आ सकती है और ट्रांस भी आ सकता है। मुझे शुरू में मेरे जो गवर्नमेंट के कुछ लोग जब आए कुछ 6 महीने बाद, उन्होंने कहा जी अच्छा ब्यूरोक्रेट जो है ना वो बातें ज्यादा नहीं करता, आप क्यों लोगों को इतना लिफ्ट कराती हैं। मैंने कहा देखिए हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारा काम है कि अगर लोगों की कोई क्लैरिटी नहीं है तो उनको हम बताएं, कि हम इधर बैठ जाए कि जी मैं अब क्योंकि ऑम्बर्स पर्सन हूं तो ये लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ये इनका राइट है, इनके टैक्स के पैसों से हमें तनख्वाह मिल रही है। अब ये हुआ है कि मेरा ऑफिस मेरी इस बात पे खुद भी ट्रेन हो गया, 1.5 साल में जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं माशाल्लाह वो ट्रेन हो गए हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि मैं उनको कहती हूँ कि देखें मैंने डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करना है, आप एविडेंस लाएंगे, आप आर्गुमेंट लाएंगे, मैं उसको इकट्ठा करके आपका जो केस का नतीजा है वो निकालूंगी। इसमें मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग मर्दों और औरतों के लिए नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे इस बात पे खुशी है कि जब एक हमारे पास पहला दूसरा केस आया, एक बाप अपनी बेटी का केस लेकर आया, और जब ये केस हुआ तो उसने कहा कि मैं मीडिया में देना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने उसको कहा कि नहीं अभी वक्त नहीं है, आप जरूर अपने आप सिंपली ये करें कि आप अपने इर्द गिर्द के जो मर्द हैं उनको कहें कि बेटियों के साथ खड़े हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर घर का मर्द, जैसे मेरे वालिद मुझे सपोर्ट ना करते, मर्दों का एक बड़ा अहम रोल है, क्योंकि मर्द जो है ना सोसाइटी में जिस तरह वो बाहर जाता है, वो जिन मुश्किलात को वो फेस करता है, अगर वो अपनी बेटी को पढ़ाता है, आपके बाबा ने थोड़ी आपके सर पे बातें सुनी है, थोड़ी प्रेस रिलीजेस आपके बाबा के खिलाफ हुई हैं, प्रेस क्लिपिंग लोगों ने लगाई है। तो बेसिकली हमें उन मर्दों को सल्यूट करना चाहिए कि जो बाहर से इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में प्रेशर लेते हैं और अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, इवन मेरे पास तो ऐसे केसेस भी हुए हैं कि वो कजन के साथ आ गए, वरना लोग कहते हैं ना ये तो इनके घर का मामला है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट और एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि इक्का दुक्का चीजें, जाहिर है जब आप एक फैसला करेंगे तो दूसरी पार्टी आपसे नाराज तो डेफिनेटली होगी, लेकिन एक कोशिश होती है कि हम राइट टू फेयर ट्रायल का एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर जो है उसको रखें, ताकि वहां पे आने वाला ये महसूस ना करे कि वो किसी किस्म की जेंडर की वजह से, कास्ट की वजह से वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, वो ना हो, बिल्कुल उसका वो इम्प्रेशन उस पे ना हो।
बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो आपने बातें की ये बड़ी अहम बातें हैं, स्पेशली इस तरह के इश्यूज़ को टैकल करने में। और एक आपने जो बात की है थोड़ा-सा उस पे कि लोगों को हमेशा इस तरह की जो हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, उस पे सोशल मीडिया में लोगों की प्राइवेसी का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। और आप उसको जिस तरीके से वो कर रही हैं, इवन इस हवाले से मेरे आपके इदारे का बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन मटीरियल है, आप बैनर्स की शक्ल में सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे वो भी वो नज़र आता है। थोड़ा-सा आपसे ये पूछना था कि ओम्बड्सपर्सन केपी ऑफिस का एक फेसबुक पेज भी है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, हाँ, फेसबुक पेज है। और जी। आप ये भी देखें कि फेसबुक पेज को सोशल मीडिया में हमने शुरू किया, हमने इंग्लिश और उर्दू दोनों में लॉ उसको हाँ, पेस्ट किया, सेक्शन निकाल निकाल के लोगों के लिए आसानी हो। फिर हमने जितना हरासमेंट से रिलेटेड लॉज थे वो भी डाल दिए कि रादर देन कि हम उसमें सिर्फ अपनी तस्वीरें फेसबुक पे डालें, हमने उसको मालूमात का जरिया बनाया है। एक चीज बिल्कुल। मैं ये भी बता दूं कि हमारी तैयार हो चुकी हैं, हमने 2 एनिमेशंस बनाई हैं जो कि फेसबुक पे भी होंगी, अच्छा, वेबसाइट पे भी होंगी, और हम रेडियो और टीवी के साथ भी कर रही है। एक अवेयरनेस पे है और एक कमेटी के प्रोसेस पे है, क्योंकि कमेटीज जो प्रोसेस कर रही हैं हाँ, डिपार्टमेंट्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनको भी नहीं पता कि वो मौजूद वो प्रोसेस क्या है। इसके अलावा बिल्कुल। रेडियो पे हमारे पश्तो में, उर्दू में, सराइकी में, हिंदको में हमारे मैसेजेस आ रहे हैं। 6 हुँ, मैसेजेस हमारे तैयार हो चुके हैं, अभी 2 मेन लैंग्वेजेस में हुए हैं, बाकी लैंग्वेजेस भी उसमें डाल के हम इसमें करेंगे। मटेरियल हमने तैयार कर दिया है। तो ये 25 को तो पहली टूल किट आ रही है, उसके बाद हमारी एनिमेशंस और रेडियो मैसेजेस लॉन्च हो जाएंगे। उसके बाद हमारा मटेरियल भी इसी के साथ अगर किसी को चाहिए हो, क्योंकि जितने भी इदारे आप देखें, आप ट्रेड सेंटर्स में जाएं, हाँ, हॉस्पिटल्स में जाएं, हमने बिल्कुल, वहाँ पे हमारे पास अपना मटेरियल नहीं था, तो बिल्कुल। हमने साथी ऑर्गेनाइजेशन से बल्क की सूरत में मटेरियल मंगवा के लोगों को कहा कि वो अपने कॉरिडोर में जो है हुँ, वो कोड ऑफ एथिक या ज़ाब्ता अखलाक डिस्प्ले वो लगा करें। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जिन इदारों में खवातीन नहीं थी उनको हमने लॉ का वो सेक्शन निकाल के दिया कि देखें, अगर हुँ, आपके इदारे में खवातीन नहीं है, आप कोऑप्ट करें, किसी और बिल्कुल, इदारे से लें, लेकिन आपके यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए। तो ये हमने इसको इस बिल्कुल। तरह कोशिश की है कि अवेयरनेस हो। इसके साथ ही हमारा इन प्रोसेस है, जुलाई में हमारी लॉयर्स मौजूद होंगी, प्रोबोनो लॉयर्स। वो एक फैसिलिटी होगी हमारे पास, चाहे वो कंप्लेनेंट है या डिफेंडेंट है, वो आके अपने लीगल मैटर के ऊपर हुँ, उनसे फ्री मालूमात भी ले सकते हैं जब वो अपना डिफेंस जमा कर रहे हो या अपनी कंप्लेंट हुँ, जमा कर रहे हो। वो हमारे लॉयर्स के से ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि हम किसी के साथ पार्टी नहीं है, वो उनका काम है कि वो एक फ्री जो है एक्सेस टू जस्टिस लोगों को दे, हुँ, वो उस फैसिलिटेट करें। तो प्रो बोनो लॉयर का जो डेस्क है वो हम शुरू कर रहे हैं। उससे ये होगा बिल्कुल, कि लोगों का टाइम भी बचेगा, और आपको पता है कि लीगल कॉस्ट बहुत हाई होती है। आप छोटे छोटे, बिल्कुल। मैं कोई लॉयर्स की उस पे रोजी पे लात मारने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन छोटे छोटे हुँ, मामलात हैं, एफिडेविट कैसे बनाना है, क्या करना हाँ, है, जो ये बिल्कुल, छोटे छोटी चीजें हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे पास ख़वातीन आती हैं, वो हुँ, उनके पास तकरीबन रिसोर्सेज ना होने के बराबर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए हमने ये फैसिलिटी भी ऑम्बड्सपर्सन के ऑफिस से शुरू हो रही है जुलाई में। बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत डिटेल में ये ओबर्स पर्सन के ऑफ़िस का जो बताया है, ये बहुत अहम है, क्योंकि इस हवाले से शायद अभी जो लोगों के पास थोड़ा-सा उसकी मालूमात की कमी है। अच्छा, मैं अच्छा, जब शायद आपने एक चीज और मेरे से रह गई। जी, जी। हम ने ये भी कोशिश की है, हम लोगों को कहते हैं कि हुँ, हरासमेंट से रिलेटेड की डिटेल जो है वो आप हाँ, मेंशन ना करें, लेकिन अगर आप हम तक ना पहुंच सकते हो तो आप हाँ, 2 लाइनें सिटीजन पोर्टल में डाल दें, क्योंकि हम अच्छा, सिटीजन पोर्टल पे भी है, और हाँ, अपना नंबर डाल दें, आप तक हम खुद पहुंचेंगे। अच्छा, सही आप ये अपने बहुत केस की अहम डिटेल ना दें, आप कहें कि जी हाँ, आपको मदद चाहिए, आपका हरासमेंट का केस है, उसकी डिटेल बेशक ना दें। अपना फोन नंबर दे दें, अपनी सही, कोई ईमेल दे दें, फोन नंबर दें तो वो भी बेहतर है।
तो फिर जब सिटीजन पोर्टल को मैं खुद देखती हूँ दिन के आखिरी घंटे में, सुबह के पहले घंटे में जब जाके, जैसे लोग अखबार देखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि डैशबोर्ड पे कुछ हमने सिटीजन पोर्टल पे अभी 13 कंप्लेंट्स रिसीव की हैं। तो ये हमने रसाई का कोई तरीका नहीं छोड़ा। आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक में, आप फेसबुक में इनबॉक्स कर सकते हैं, आप सिटीजन पोर्टल पे कर सकते हैं, और हमारा सिटीजन वो फेसबुक पे ऑम्बड्स पर्सन का डायरेक्ट ईमेल एड्रेस भी है। और जहां पे मुझे पता है कि पाकिस्तान में 60% औरतों के पास तो फोन की भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने ये करीबी, आप जिस इलाके में हैं, आप करीबी सोशल वेलफेयर के दफ्तर चले जाएं और उनसे कहें कि जी वो आपको फैसिलिटेट करे। तो सोशल वेलफेयर का ऑफिस आपको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ वहीं पे हेल्प करवाएगा कि आप देख लें कि आपका केस उधर जाना है कि नहीं जाना, लोकली आपको हेल्प चाहिए, और फिर उसके बाद हम तक उनका जो राब्ता है वो। तो हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल तरीके के साथ लोगों तक की रसाई को मुमकिन बनाए। बिल्कुल। और ये टोल फ्री नंबर होगा, जो 2 लाइनें होंगी हमारी, जो लाइन से शुरू हो रही है, ये 2 लाइनें होंगी कि लोग हमें इस पे कॉल कर सकते हैं, और केसेस फिर भी कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, ये भी लोगों को यकीन रहना चाहिए। वो भी है। जो हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान, इसका भी मकसद यही है कि खवातीन के इश्यूज के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हो वो लोगों को मिल सके। तो हमारी भी कोशिश होगी कि आपके ऑफिस से जो चीज़ निकलती है उसको इस प्लेटफॉर्म से भी हम आगे लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी इस ओहदे में, इस पोजीशन पे, तो हम सब बहुत खुश थे। उसकी वजह हमारी खुशी की ये थी कि एक तो हम हमेशा अपनी हुकूमतों से ये बात चाहते हैं कि ये जो इस नौइयत के जो इदारे हैं जो स्पेशली खवातीन के साथ और बच्चों के साथ काम करते हैं, नौजवानों के साथ काम करते हैं, तो इन इदारों में वो खवातीन, वो लोग जो कि सिविल सोसाइटी में इन इश्यूज पे सालों का तजुर्बा रखती हैं, और वो जो तजुर्बों का होता है कि वो वहाँ के रिवायात जानते हैं, वहाँ के मुश्किलात जानते हैं, वहाँ के चैलेंजेस जानते हैं। तो वहाँ पे ये जो आप बहुत सारी चीजें कर रही हैं, मुझे पता है कि आपको सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजें जो रुकावटें हैं वो भी आप फेस कर रही होंगी, क्योंकि आपका जो सिविल सोसाइटी में इदारे में काम करने का वो जो है कि हम अपने सिस्टम खुद बनाते हैं, लेकिन हुकूमत में आपको बहुत सारे सिस्टम्स मिलते हैं जिसको आप साथ भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आप उनके साथ भी कैसे वो करके आप उनको भी रख रही हैं, सिस्टम्स को भी रख रही हैं, लेकिन आप एडिशनल बहुत सारे जो ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रही हैं जो कि नॉर्मली हमें हुकूमती इदारों में नहीं मिलती, नजर नहीं आती। तो ये चीज इसलिए है कि आपने जो पब्लिक के जो इदारे हैं, जो अवाम के इदारे हैं, जो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, उस तजर्बे को आप यहाँ पे वो कर रही हैं। तो हमें पर्सनली बहुत खुशी थी कि हमने कहा था कि हाँ, इस इदारे में आप भी जैसे कि किसी के बंदे का होना चाहिए था। जिस तरह आपको पता है कि केपी में फॉर एग्जांपल सोशल वेलफेयर का इदारा है या वुमेन एम्पावरमेंट को देखता है, हम हमेशा से ये कहते आते थे कि इस इदारे की सरबराही भी किसी खातून को मिलनी चाहिए, ताकि क्योंकि वो खवातीन की इश्यूज ज्यादा समझती हैं। इस तरह सेहत का इदारा है, तालीम का इदारा है, वहाँ पे हमारी हमेशा एक डिमांड होती थी हुकूमत से कि वो खवातीन को भी लीडरशिप में लेके आए ताकि वो खवातीन की इश्यूज को आसानी से टैकल कर सके। अच्छा, ये तो माशाल्लाह बातें होती रहेंगी, हमारा टाइम भी काफी हो गया, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। आपको बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले हैं, नेशनली भी मिले हैं, इंटरनेशनली भी मिले हैं। रिसेंटली आपके काम पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका लिंक हम यहाँ पे भी लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि लोग उसको देखें, क्योंकि इस 1 घंटे में हम फिर भी आपके बारे में बहुत कुछ नहीं कवर कर सकते। तो मैं लोगों को चाहती हूँ कि वो लोग जाएं वहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट्रीज देखें, वो पब्लिकेशंस देखें, आपके काम को जाने, आपके काम को करें, उससे सीखें, उससे फायदा उठाएं, क्योंकि इससे फायदा ही उठाया जा सकता है कि इसमें लोगों के लिए बहुत सारी रहनुमाई मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा आप अगर हमें बता दें, आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और दूसरा ये कि आपके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल चुकी हैं, आप पे बन चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप हमें इसलिए बता दें ताकि लोग उसको जाके उसको देखें, उसको पढ़ें आपके बारे में। तो मैं चाहती हूँ आप हमें वो रिकॉग्निशन थोड़ी सी अगर आप उसका जिक्र बता दें, अगर मैं मिस कर रही हूँ, ऐसी कौन सी वो चीजें थी जो कि हम लोगों को यहाँ पे अभी हम बता सके। देखिए, शायद आपको पता है कि मेरा जो काम तो रहा, लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज भी हमेशा रहा ना। जैसे आपने भी अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आप कहाँ से हो, तो
एक्चुअल कहाँ से हो। मैं रूहानी तौर पे अपने आप को सिंधी समझती हूँ, क्योंकि मैं सूफीज़म के साथ मेरा काफ़ी रहा है। मैं मिजाजन अपने आप को पख्तून समझती हूँ। मेरा रहना सहना एक पंजाब को रिफ्लेक्ट करता है। मेरी मिजाज की कुछ चीज़ें बहुत बलोची हैं, तो हाँ। ये मैं समझती हूँ कि मैं पाकिस्तान हूँ। और फिर मैंने जो ट्राइबल एरिया में काम किया, और वो ट्राइबल एरिया का तो एक खास मेरे दिल में एक कॉर्नर है, क्योंकि 97 में मैंने वहाँ पे जब हंगर स्ट्राइक अनाउंस की थी पीए खैबर के खिलाफ, तो मेरा झगड़ा यही था कि आप औरतों को रजिस्टर नहीं कर रहे, वहाँ पे अमला नहीं रख रहे। तो फिर 10 दिन वहाँ पे हमने बैठ के लोगों को रजिस्टर किया था। तो उसमें बेसिकली ये मेरे लिए जो अवार्ड थे ना, उनका भी यही था। मेरी इंटरनेशनली भी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुई, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई कि जब मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड ह्यूमन राइट्स पे मिला, केपी, और केपी में तो नहीं, फाटा में काम करने के ऊपर मिला। लेकिन फिर उसके अगले साल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जब हुआ, तो 5 औरतों को वो किया गया, एक्नॉलेज किया गया, और वुमेन कॉकस की तरफ से, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बेसिकली वो अवार्ड था। और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती थी कि मैंने जिन औरतों को बड़ा अपनी अर्ली कैरियर में आइडियलाइज किया, जिसमें बेगम नसीम वली खान थी, जैतून बानो थी, और उनमें एक खातून जो ड्रामों में आया करती थी, पेशावर के पश्तो ड्रामों में, उर्दू ड्रामों में, और फिर एक यंग लड़की राफिया कसीम भी उसमें थी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं उन 3 बड़ी खवातीन के साथ जब मुझे बिठाया गया, तो मुझे लगा कि मेरी एक ऑनरशिप है। क्योंकि मेरा एक ऑनरशिप का मैंने तो ऑन किया, लेकिन कुछ लोगों के अंदर मेरी यहाँ के लिए ऑनरशिप नहीं थी। तो मुझे, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि आप वापस आ गई, आप जाके वापस आ गई, तो मैं वापस भी जब आई, तो बेसिकली मैं एक प्रोग्राम लेकर वापस आई पाकिस्तान में, कि जो मैं कॉन्फ्लिक्ट एरिया में मैंने फिर काम किया, और मैंने साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान की औरतों की सिर्फ टेस्टमनी इकट्ठी करके उसको पब्लिश ही नहीं करवाया, बल्कि मैंने यूएन की जो जनरल असेंबली का थीमेटिक ग्रुप था ऑन माइग्रेशन, उसमें मैंने अपने लिए 3 मिनट बोलने का मौका भी निकाला। फिर मैंने जेनेवा में भी कि ये साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान का जो इशू है, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पे ले। तो मैं बेसिकली जो नेशनल लेवल पर मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो एनसीएसडब्ल्यू के लिए मेरी लीगल स्ट्रगल और लीगल एड, चाहे वो रिसर्च और उसका काम था, मेरे लिए हमेशा से बाइस फख्र वो अवार्ड रहे हैं जो मेरी हुकूमत ने या मेरी सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान में से मुझे दिए हैं। मुझे लगता है कि मैंने फाइनली 26 साल, क्योंकि ये जो अवार्ड मुझे मिले, तो तकरीबन उस वक्त मेरे 23 साल हो चुके थे, तो मुझे लगा कि 23 सालों में मैंने एक ऑनरशिप अपनी पैदा कर ली है। तो वो मेरे लिए वो थे। दूसरा, मैंने कुछ जो काम किया, उसमें मेरे काम में मैंने लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, मसालती जिरगास, मसालती अंजुमन पाकिस्तान भर में था, और मसालती जिरगा कि वो मैंने लोकल गवर्नमेंट के लॉ को रिव्यू किया, जेंडर रिव्यू किया। मेरी एनसीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे आपको मेरा जेंडर रिव्यू मिलेगा, लीगल फ्रेमवर्क का, पाकिस्तान में पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का, कि जिसमें मैंने रिजर्व सीट के ऊपर बात की कि रिजर्व सीट का क्या। तो वो अगर कुछ लोग पढ़ना चाहें तो एनसीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे मौजूद है। एनसीएसडब्ल्यू की वेबसाइट पे केपी की तरफ से मैंने काम किया है, क्योंकि ये जो जिरगा पंचायत है, ये मैं समझती हूँ कि ये पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है। इसके ऊपर मेरा उसमें उस स्टडी में मुझे जस्टिस माजिदा रिजवी के साथ काम करने का मौका मिला,
वो वहाँ पे मौजूद है। फिर जब 5% कोटा की मुझे खुशी है कि जो मेरा जेंडर रिव्यू अगर आप पढ़े NCSW का, तो उसमें मैंने ओपन सीट पे एक रिकमेंडेशन है कि रिजर्व सीट के हट के ओपन सीट पर भी औरतों को 5% कोटा, मैंने 10% डिमांड किया था, लेकिन 5% हुआ, तो मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ा सा इसमें ये मेरा भी क्रेडिट जाता है मुझे भी, कि मेरी उस स्टडी में से ये पिक किया नफीसा और फरियाल तारपुर वगैरह ने, और उन्होंने असेंबली में ये लॉ, और मैंने बड़ी निगोशिएशन पार्टी हेड्स के साथ मिलकर भी की थी। फिर उसमें 5% कोटा आने के बाद भी मेरा एक रिव्यू है जो कि हेनरिच बॉल फाउंडेशन की वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन मेरा एकेडेमिया पे जो मेरा एक छोटा सा लिंक है, उसमें भी ये मेकिंग जेंडर को मेकिंग जो कोटा वो है ना, कोटा मीनिंगफुल जो है ना, जेंडर कोटा मीनिंगफुल के कॉन्टेक्स्ट में जो मेरा रिव्यू है कि ये 5% अगर गवर्नमेंट ने ये दी भी है तो इसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकती है। फिर इसी तरह विमेन वॉइसेस फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एरिया, जो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन्स हैं, तो नॉर्थ और वजीरिस्तान की जो खवातीन की टेस्टमनी है, वो भी पब्लिश मौजूद है। उसके अलावा मैं समझती हूँ कि मैंने कोशिश की है कि कहीं पे ग्रुप की सूरत में, कहीं पे इंडिविजुअल की सूरत में, जहाँ कहीं हो सके तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा जो सबसे पहला काम है वो शिरकत गाह की शायद वेबसाइट पे मौजूद हो, लेकिन उनकी लाइब्रेरीज में मौजूद होगा। ट्रेंड ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स जो थे, उस पे मैंने केस लॉ, जो मेरा पहला काम था, वो मैंने इकट्ठा किया था कि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने कैसे फैसले किए। उसमें हम ये देख रहे थे कि पॉजिटिव क्या थे, कस्टडी के, मेंटेनेंस के, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के। तो वो चीज मुझे मौका मिला डॉक्टर शाहीन सरदार अली के साथ काम। उसके अलावा मैंने सीडा की रिपोर्टिंग की, ICCPR, मैंने शेडो रिपोर्ट्स के ऊपर काफी काम किया, वो UN के डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा है। तो ये बस थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया है वो आपको इधर बिट्स में मिल जाएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है जो आपसे मैं हमेशा करती आ रही हूँ, जिसका एक वो मौजूद है कि एकेडेमिया पे आपका अकाउंट है, वहाँ पे हमें ये चीजें मिलती हैं। और जो रिक्वेस्ट मेरी आपसे है वो असल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम करेंगे। मैं हमेशा आपसे ये कहती थी और आज भी कह रही हूँ इस पे प्लेटफॉर्म पे, उस पे विसादत पे, और उस पर इंशाल्लाह हम आपके साथ ये जो लॉकडाउन का टाइम है इसमें आपके साथ मैं एक्सप्लोर करती हूँ कि कैसे उसको हम करें। विकिपीडिया पे मैं चाहती हूँ आपका ये जितना लिटरेचर है, जितना आपकी पब्लिकेशन है, ये सारा वहाँ पे हम इकट्ठा एक जगह पे करें। उसकी वजह ये है कि जितना आपने काम किया है, जितना आपने लिटरेचर डेवलप, जितने आपके पब्लिकेशंस हैं और जितने आपने एरियाज कवर किए हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और भी डाइवर्सिटी है उसमें, आप जब मेंशन करते हैं तो फिर हम कहते हैं अच्छा ये भी है। तो मतलब वो इश्यूज है कि लीगली और सोशली आपने हर एस्पेक्ट को तकरीबन कवर किया है। सो मेरी ख्वाहिश है कि उसको हम जो विकिपीडिया है उसके थ्रू या इस तरह के और जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे ये हम सारे रखें, क्योंकि अभी देखें जो लॉकडाउन है इसमें हम सबको अभी अंदाजा हो रहा है कि कितनी जरूरत है इस तरह की इंफॉर्मेशन का एक पूरा आर्काइव जो है वो अवेलेबल होना। तो वो इंशाल्लाह आपके साथ जरूर हम करेंगे और मैं चाहती हूँ हम आपके साथ इनिशिएट करें। अभी आप पे रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी UN वुमेन की, जिसकी फिर मुख्तलिफ मुल्कों में, नहीं, वो ग्लोबल फंड फॉर वुमेन की, वो मैं बता दूं। हाँ यस और यस उस डॉक्यूमेंट्री का भी एक पर्पस है। हाँ वो डॉक्यूमेंट्री का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज तो काफी बनी, IDPs पे मेरे काम पे बनी। फिर मैंने जो मेरा घर एक शेल्टर का मॉडल दिया था, जिसको अफगानिस्तान में भी रेप्लिकेट किया गया, और 2 साल तक पंजाब में उस मॉडल को की बुनियाद पे पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे कमेटी पे रखा कि आप हमें बताएं कि हम अपने दारुल अमान को कैसे मॉडर्न, जो आपका मेरा घर है उसके अंदर हम लेकर आए। तो उसमें बेसिकली जो मेरा घर के पैटर्न पे था, तो वो सारा जो काम है हमारा उसमें इस उस क्या कहते हैं इस खत्ते में,
तो उसको उसकी बुनियाद पे जो हम मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ उसमें ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाए। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। ये ग्लोबल फंड फॉर वुमेन मेरे पास आई, इन्होंने बाय चांस एक स्टोरी बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि ये चाइल्ड मैरिज का इशू है और हम चाइल्ड मैरिज का इशू इसलिए करना चाहते हैं कि हम इसके लिए जिन जगहों पे ये चाइल्ड मैरिज का इशू है वहाँ पे हम मदद देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं इसमें आपके साथ उन्होंने खुद कुछ क्लिप्स लिए, तो उसमें फिर फाइनली उन्होंने कहा कि आप अपना कंसेंट देंगी। तो ये तकरीबन मुझे इस सारे काम में 6 महीने लगे, क्योंकि उन्होंने वो जो केसेस हमने मेरा घर में डील किए थे और वो चीज़ें थी, उनको सारों को मैंने इकट्ठा करके उनको दिया। और हम इसलिए दिया कि एक तो ये कि हम ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि चाइल्ड मैरिज एक मसला है, बिल्कुल, इसको हमें एड्रेस करना होगा, इसके लिए हमें लीगल फ्रेमवर्क चाहिए। दूसरा इसके अंदर ये है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में ये जो डॉक्यूमेंट्री जो डिस्प्ले हुई, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने 11 सितंबर को इसको लॉन्च किया और बहुत बड़े पैमाने पे, और ये फंड रेजिंग कर रही है ये डॉक्यूमेंट्री। जहां जहां बिल्कुल। पर भी ये डॉक्यूमेंट्री जाती है वहां से जो फंड रेज होता है वो उसका मकसद चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो जिन ममालिक में है, ये उन ममालिक को फंडिंग करेंगे। पाकिस्तान में ये 11 सितंबर को वहाँ पे जब लॉन्च हुई यूएस में और इदारों ने देखा, तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 इदारे जो हैं उनको सपोर्ट उस फंड रेजिंग में से प्रॉमिस हो चुकी है। तो ये बेसिकली ये जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है ये वो फंड जनरेट करेगी जो पाकिस्तान वापस आएगा, और वो फंड जो है वो पूरा का पूरा जाएगा उन इदारों को जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी तरह जैसे इंडिया में एक बुक छप रही है, क्योंकि हामिद निहाल अंसारी का जो केस था, इंडियन मिनिस्टर जो यहाँ से रिलीज होके गया, तो उस स्ट्रगल पे एक बुक के ऊपर काम हो रहा है। तो उस बुक के ऊपर भी जो मेरे साथ को ऑथर हैं उस बुक की होंगी फौजिया अंसारी। हमने पहले दिन से तय किया है कि हमारी ये जब बुक पब्लिश होगी कि हमने किस तरह 2 मुल्कों में रहते हुए एक ह्यूमन राइट का केस को हमने किया, तो उसमें वो इंडिया में जो प्रिजनर्स हैं, फॉरेन प्रिजनर्स हैं जिसमें पाकिस्तानी प्रीडोमिनेंटली होंगे, वो उनकी उसकी रॉयल्टी उसके ऊपर खर्च होगी, और जो मेरे हिस्से की रॉयल्टी होगी उस बुक की वो पाकिस्तान में जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए खर्च होगी। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा इशू तो है नंबर 1, और नंबर 2 ये कि एक मुसलसल एक ऐसी फंड रेजिंग है जो फर्दर हमारे मुल्कों में या हमारे जैसे मुल्कों में उसकी उसकी पैसे जो खर्च जनरेट होंगे वो खर्च वापस आएंगे वेलफेयर के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक तरह से और भी प्रोडक्टिव है कि जो कॉज़ है उसके लिए मज़ीद रिसोर्सेज़ पैदा किए जाएँ और जो हमारे जैसे मुल्क है इस पे मज़ीद काम किया जाए। अच्छा, मैं नहीं चाहती कि हम आपके साथ गुफ्तगू जो है वो ख़त्म करें। मेरा दिल चाहता है कि हम और ज़्यादा करें, लेकिन ये कि आप पूरा दिन, मुझे पता है कितने वेबिनार्स करती हैं, कितने काम करती हैं, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा-सा रेस्ट भी करें। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी नई ख़वातीन आ रही है, इमर्जिंग वुमेन लीडर्स आ रही हैं, मुख्तलिफ शोबों में आ रही हैं, आपकी स्ट्रगल है, आपने बातों में ज़िक्र किया कि 26 साल की आपकी स्ट्रगल है। एक तरह से लगता है जैसे आपने पूरी ज़िंदगी अपने इस काम को, ये जो कॉज़ है वुमेन एम्पावरमेंट का, लोगों की एम्पावरमेंट का, आपने सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम नहीं किया, आपने मर्दों की एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम किया, सबकी एम्पावरमेंट पे काम किया, पूरी सोसाइटी की एम्पावरमेंट के लिए आपने काम किया है। क्योंकि जिन शोबों का आपने ज़िक्र किया, जिन मौज़ूआत का आपने ज़िक्र किया, मेरे ख़्याल में हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसा पहलू नहीं बचा जिसको आपने अपने काम में, तहरीरों में, हर जगह पे आपने कवर नहीं किया हो। सो आपका जो तजुर्बा है उसकी बुनियाद पे आप जो आज की लड़कियां हैं जो आगे अपना करियर जो है वो बना रही हैं, आप उनको क्या बताएं, वो कौन से रास्ते अपनाएं, कौन से मौके अपनाएं, कौन से रवैये अपनाएं कि वो भी लीडर्स बन सकें और
चेंज मेकर्स बन सके, सोसाइटी में अपना चेंज जो हिस्सा है वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके, जिस तरह आपने कंट्रीब्यूट किया है, और आगे इंशाल्लाह आप और भी कंट्रीब्यूट करती रहेंगी। तो आप वो थोड़ा सा गाइड करें। शुक्रिया। देखिए शायद एक तो मैं ड्रीमर हूँ, मुझे ख्वाब देखना बहुत पसंद है। ख्वाब देखें और उसको फिर जो है ना हकीकत में लाएं चीजों को। बिल्कुल। और हकीकत में कैसे लाएंगे कि आप मालूमात हासिल करें। देखिए कोई भी, मैं लॉ जैसे ही हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, मैं उसमें से मेरा हमेशा बड़ा एक फोकस होता है। कई दफा मेरे घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि आप ड्रामों को भी जेंडर लेंस से देख रहे होते, तो आप जेंडर लेंस इस्तेमाल करें, आप ख्वाब देखें, आप जेंडर लेंस इस्तेमाल करें, डॉक्यूमेंट्स निकालें और उसमें देखें कि गैप क्या है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और उस अपॉर्चुनिटी को जरूर, क्योंकि ये देखिए जो नॉलेज है ना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो आपके लिए रास्ते खोलता है। और दूसरा, लोगों के साथ जुड़े। आप अगर सोचते हैं कि आप अपनी कोई सोलो फ्लाइट लेंगे तो वो शायद आपको कोई वक्ती अचीवमेंट तो दे दे, लेकिन वो आप पे काम शुरू होके वो आप पे खत्म होता है। आप अपने साथ लोगों को लेके चलें तो तब कहीं जाके कोई चीजें निकल कर आती, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है कि मट्टी के साथ जुड़े होना, लोगों के साथ जुड़े होना, मालूमात लेना और ख्वाब देखना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जब आप ये सजेशन दे रही हैं तो आकिल अहमद को आप तो जानती हैं, हमारे बड़े अच्छे कुलीग हैं, दोस्त हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ लड़कियों को क्यों मशवरा दे रही हैं आप, वो बॉयज मैं को तो मर्दों को भी कहती हूँ कि ख्वाब देखें और निकले, क्योंकि ये जो होते हैं ना कि लड़कियां ख्वाब देखती है, भी लड़के भी ख्वाब देखें, बिल्कुल दोनों मिलके ख्वाब देखें और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। बिल्कुल। तो ये जो आपने सजेशंस दिए हैं ये सबके लिए हैं, और ये इसमें आप मैं इन सबसे मैं बात करूंगी, आपने जितनी बातें की हैं, आपने हमें इन बातों के अंदर आपने बार बार ये कहा कि देखें, आप लोगों को औरत और मर्द के उसमें बंद ना करें, आप उनसे मालूमात सीखें, आप उनसे उनके तजुर्बे से फायदा उठाएं, उनके साथ आप इंटरेक्शन करें। आपने खुद इस चीज को कभी हर्डल नहीं बनाया, बल्कि मैं तो समझती हूँ। देखिए मैं ये जाते जाते बताऊं, ये जो गवर्नमेंट में जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो मैंने जो सबसे पहला काम ये किया ना, पहले 2 हफ्ते तो मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, कहाँ है। मैंने लोगों को बुलाया, मैंने कहा आप आए, मेरे साथ बैठे, चाय पिए और मुझे बताएं, आप मुझे टर्मिनोलॉजी बताएं, आप मुझे बताएं कि ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट क्या कहता है। ये मतलब मुझे कुछ चीजों का तो पता था, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं उनका तो मुझे नहीं पता था, कैसे चीजें बनती हैं। तो मैंने बुला बुला के एक एक बंदे को उनको बिठा के अपने पास, तो मैंने कहा कि मेरा ये पहले 2 हफ्ते मेरा पूरे लर्निंग के, ये जो लर्निंग है ना, ये आपकी पैदाइश से लेके आपके मरने तक आपके साथ अगर ये एटीट्यूड रहे तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ये जो मैं कहती हूँ ना मालूमात लें, तो बेसिक मेरा मकसद ये है कि लर्निंग, आप जहां कहीं पर भी हैं उसकी पूरी मालूमात लें, तो आपको जरा आसानी हो जाती है चीजों को अपने हाथ में लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी बातें, ये जो आखिरी आपने बातें की हैं, लोगों को एंगेज करें, ज्यादा पढ़े लिखें, मालूमात इकट्ठी करें, फिर आपने कहा अपनी सोलो फ्लाइट ना लें, लोगों को अपने साथ शामिल करें, क्योंकि आप टीम वर्क करेंगे, लोगों को साथ मिलाएंगे तो आपके काम आसान होंगे। अच्छा, मेरा दिल करता है मैं आपके साथ बातें करती जाऊं, लोग भी उसमें हिस्सा लेते रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत साथ में रहे हैं। मैं जब मरियम बाजी के साथ बात कर रही थी तो उनके साथ भी मैं ये कह रही थी कि ये आपके साथ हमारी आखिरी निशस्त नहीं है, ये पहली निशस्त है, क्योंकि लोग बातें करेंगे अभी, इसके बाद भी कहेंगे और कहेंगे कि आप इनसे ये बात करें। अभी कुछ क्वेश्चन आए भी हैं, कोई खवातीन बात कर रही हैं कि इनसे कहें कि खवातीन का डेमोक्रेसी में रोल क्यों होना चाहिए, इसमें रोल क्यों होना चाहिए, मुख्तलिफ एरियाज पे वो बात करना चाह रही है। ये चीजें हम रखेंगे और आपके साथ हम दोबारा भी निशस्तें करेंगे, आपके इदारे के साथ जो काम है उससे भी हम मालूमात लेते रहे, लेकिन आपकी शख्सियत को और भी जानेंगे, और जितना हमने डिस्कस किया उसके हवाले से हम लिंक्स और चीजें भी शेयर करते रहेंगे।
मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया बड़ी फॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये है कि आप हमारा सरमाया हो, और अल्लाह करे कि आप हमारे साथ रहें, सेहतमंद रहें, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहतमंद रखिए, आप अपना थोड़ा सा सेहत का भी ख्याल रखें, आराम का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। अब मुझे पता है आप अपने आराम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, आप ट्रेवल करती हैं, हर जगह जाती हैं, हर काम करती हैं, आप जिम्मेदारी समझती हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए उसमें सबक है। क्योंकि मैंने आपको कभी भी बहुत सारे फोरम्स में ये कहते नहीं देखा कि मैं बिजी हूँ, मैं कहीं, आप कमिटेड भी होती हैं, लेकिन आप टाइम निकालती हैं हर चीज के लिए, तो बड़ी एक्टिव है, और हमें उसमें आपसे सीखना चाहिए, आपकी एनर्जी से, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके विजन से आ रही है, आपके कमिटमेंट से आ रही है। तो अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और हमें भी आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी रहनुमाई की जरूरत है। तो आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगी, एक दो जुमले अगर आप सबके साथ, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज आपके साथ जो उनकी गुजरी उनको शेयर कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाह रही हैं, इसके बाद फिर हम खत्म कर देंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शायद ये एक अच्छा मौका है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैं आपकी स्क्रीन के नीचे कुछ मेरे जो जाने पहचाने लोग हैं उनके कमेंट भी मैं पढ़ रही थी। एक तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे काम करना था तो ये लोग मेरे साथ खड़े थे। मैं खतरों में कूदने वाला बंदा हूँ, तो इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ खतरों में कूदे भी हैं। तो वो मैं जो कहती हूँ ना कि जो मेरा जो एक क्रेडिट है वो एक नाम का या एक पर्सन का क्रेडिट नहीं है, वो मेरे साथ जुड़े हुए वो उन तमाम लोगों का क्रेडिट है कि जिन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया। और मैं समझती हूँ कि मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जब लोग कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग तो बड़े सख्त हैं और वो आपको मदद नहीं देंगे, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे पहले तो मर्द मेरे साथ खड़े हुए थे। मुझे इस सेक्टर में लाने वाले मर्द हैं और मेरे साथ भागने वाले मर्द हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमने मिथ्स बनाई होती है एक दूसरे के लिए, मेरे कहने का मकसद है कि आप भी, और ख़ास तौर पे ये पैगाम मेरा ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है कि आप अपने इर्द-गिर्द देखें, गवर्नमेंट में चैंपियंस मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे। आपके इर्द-गिर्द कम्युनिटी में ऐसे सेंसिटिव मर्द आपकी फैमिली में या कम्युनिटी में मौजूद हैं, वो आपके साथ खड़े होंगे। तो अपने साथ सपोर्ट ढूँढें। ये सपोर्ट ढूँढेंगे तो ये काम बढ़ेगा। तो ये हमें, मैं समझती हूँ कि इस पूरे काम में मैं बार-बार कहती हूँ कि लोगों से जुड़ना, मालूमात लेना और मालूमात को शेयर भी करना, अपने पास नहीं रखना, उसको आगे पहुँचाना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।